Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting classes. Let's move forward further. हमने लास्ट लेक्चर में कि हम लेसर का बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ देख लिया, राइट। लेसर का बुक्स में क्या क्या होगा, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, फिर उसके बाद क्या है उसमें मॉडिफिकेशन होगा तो क्या कैसा करना है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर और डीलर होगा तो उसके बुक्स में कैसा करना है, अकाउंटिंग, ये सब देख लिया। अब देखते हैं स्पेशल केसेस विच आर मोर और लेस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। पहले तो हम देखते हैं सबलीज ट्रांजेक्शन। अब सबलीज ट्रांजेक्शन होते क्या है, एग्जांपल से बताता हूँ, आ जाओ। तो सबलीज ट्रांजेक्शन ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड यहाँ पे लेसर है। लेसर इन द सेंस ये कोई असेट को क्या कर रहा है, लीज पे दे रहा है टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को यहाँ पे लीज में दे दिया। अब यहाँ पे हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे लेसर, एक को बोलेंगे लेसी। लेसर को किसको बोलेंगे, पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज लेसर और ए लिमिटेड जो है वो लेसी मानेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल अपना अकाउंटिंग जो लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सबसे पहले चेक करेंगे सर, यहाँ पे लेसी क्या ये जो लीज है ये शॉर्ट टर्म लीज है या फिर लो वैल्यू लीज है। अगर शॉर्ट टर्म लीज है और लो वैल्यू लीज है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एग्जम्प्टेड लीज और एसएलएम बेसिस में हम रेंटल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये पहले चीज है लेसी की बुक्स में। सेकेंड चीज क्या हो सकता है, समझो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है और लो वैल्यू लीज भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे सर ये क्या हुआ, ये एक प्रॉपर लीज हुआ, मतलब जो अपना क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया, आइडेंटिफाइड एसेट्स वगैरह सब कुछ सेटिस्फाई हुआ। सेटिस्फाई होने के बाद ये लीज ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे लेसी विल रिकॉग्नाइज, क्या करेगा लेसी, लेसी विल रिकॉग्नाइज आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी कर लेगा ये, बरोबर है, ऐसा ही करेगा अकाउंटिंग टू लीज लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद लेसर क्या करेगा, लेसर विल व्हाट विल लेसर डू, कि लेसर देखेगा ये मेरा जो है ना कंट्रोल, मतलब फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज कब मानेंगे, जब अपना इंडिकेटर सेटिस्फाई हो गए, यानी क्या सब्सटेंशियल लाइफ जो है वो लेस पे दे रहेगा, या फिर परचेज ऑप्शन है उनके पास, या फिर ऐसे समझो कि जो एसेट है वो एसेट स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए ही बना है, तो ऐसा कुछ है तो फिर लेसर मानेगा दिस इज अ फाइनेंस लीज और ये फाइनेंस लीज है तो हम डी रिकॉग्नाइज कर लेंगे एसेट को। तो अभी के लिए यहाँ पे लेसर का साइड पे रखते हैं। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये एग्जम्प्टेड लीज देखेगा और उसके बाद सेकंड चीज देखेगा ये प्रॉपर लीज है कि नहीं, अगर प्रॉपर लीज है तो ये करके रखेगा, मानते हो। अब यहाँ पे ए लिमिटेड के पास जैसा असेट आएगा वो क्या करेगा, आरओयू टू लीज लायबिलिटी करेगा। फिर ए लिमिटेड ने क्या किया पता है क्या, ए लिमिटेड ने फर्दर इसको सबलीज कर दिया, समझो बी लिमिटेड को, नहीं समझो सर, ए लिमिटेड ने चालाक बना, ये क्या करा, ये क्या किया, इन बिटवीन वो करते हैं ना ट्रेडिंग, इससे लिया और उसको बेच दिया, समझे, इससे लिया उसको बेच दिया। ऐसा समझो मैं इंटरमीडिएट पर्सन हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये ऑटोमोबाइल में डील करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी से लूंगा, जो समझो आईफोन का ये है ब्रांड मेरा, तो आईफोन से लूंगा, आईफोन से 10 रुपीज में लेगा और फर्दर उसको बेच दूंगा फॉर 20 रुपीज। ये तो ट्रेडिंग वाला हुआ। बट यहाँ पे लीज में भी होता है, लीज में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीपी लिमिटेड से असेट लीज में लिया ए लिमिटेड और ए लिमिटेड ने लेने के बाद यहाँ पे ए लिमिटेड ने क्या किया, इसको फर्दर सब लीज किया टू बी लिमिटेड। तो अब बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बी लिमिटेड के पास अल्टीमेट असेट है, यहाँ पे असेट किसके पास है, अल्टीमेट असेट बी लिमिटेड के पास है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गया। अब जब सबलीज आ गया ट्रांजेक्शन, सबलीज ट्रांजेक्शन बीच पे आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पार्टीज को क्या बुलाएंगे, एक पीपी लिमिटेड तो लेसर ही बोलेंगे, ए लिमिटेड को हम यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं, इसको इंटरमीडिएट, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट लेसर, और इसको सब लेसी भी बोलेंगे। अल्टीमेट जो जिसके पास असेट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सब लेसी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। अब होता क्या है सर, अभी अकाउंटिंग कैसा करना चाहिए, यहाँ पे जो सबलीज किया है बी लिमिटेड के पास असेट है, असेट अल्टीमेटली यूज कर रहा है बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने ऑलरेडी आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया है, तो हमें करना क्या चाहिए, वो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पूरे ट्रांजेक्शन में अब फर्दर हमें क्लासिफाई करना होगा, ए लिमिटेड ने जो असेट दिया है बी को, राइट, ए लिमिटेड ने जो असेट दिया है बी को, क्या वो या तो ऑपरेटिंग लीज में दिया होगा या तो फाइनेंस लीज में दिया होगा। क्यों सर, अभी देखो, अभी पहले तो ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ, दिस इज नथिंग बट माय हेड लीज, ये वाला जो पार्ट है ना, एक मिनट को अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं, ये वाला जो है मेरा हेड लीज बोला जाएगा इसको,
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हेड लीज बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला जो लीज है, दैट लीज वुड बी कॉल्ड एज सब लीज। हेड लीज तो क्लियर है अपने पास, हेड लीज तो क्लियर है। हेड लीज में क्या है, हेड लीज में समझो या तो ये ऑपरेटिंग लीज होगा या तो ये फाइनेंस लीज होगा, राइट। या तो ये क्या होगा, या तो ये क्लासिफाई करेंगे हेड लीज जो है या तो ऑपरेटिंग लीज होगा या तो ये हेड लीज फाइनेंस लीज होगा, ठीक है। अगर समझो इन केस ये हेड लीज, ये ऑपरेटिंग लीज है या एग्जेम्प्टेड लीज है, यानी समझा नहीं सर, यहाँ पे जो लेसर है ना, ये लेसर ने जो लीज में दिया है किसको, अपने जो ओरिजिनल लेसी है या इंटरमीडिएट लेसर बोल सकते हैं इसको, जो दिया है वो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज इन द सेंस सिंपली अपने समझा था ना अभी लास्ट लेक्चर में ही समझा, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, कंट्रोल, मतलब कंट्रोल इन द सेंस ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ रेंटल मॉडल फॉलो करेंगे जहां पे अपने को रेंट रिसीव होगा। तो अगर वो है, या फिर एग्जम्प्टेड लीज है, एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या, जो अपना लो वैल्यू लीज हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद क्या शॉर्ट टर्म लीज, ऐसा कुछ हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे हम, सब लीज को भी, ये जो वाला लीज है ना, इसको भी हम क्लासिफाई करेंगे एज एन ऑपरेटिंग लीज। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो फाइनेंस लीज में होता क्या है, फाइनेंस लीज में होता है सर, यहाँ पे ओनरशिप अपने पास लेसर के, लेसी के पास चला जाता है, मैं बोलूंगा ओरिजिनल लेसी या फिर इंटरमीडिएट लेसर के पास चला जाता है, बरोबर, फाइनेंस लीज में। फिर उसके बाद इसके पास राइट होता है, किसके पास, लेसी के पास राइट होता है कि चलो भाई दे देता हूँ, ये फर्दर लीज कर सकता हूँ, बरोबर, ऐसा भी हो सकता है ना, इसके पास राइट है, क्यों, क्योंकि इसके पास ओनरशिप आ गया फाइनेंस लीज में। बट ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप आ जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप नहीं आएगा, तुम समझ रहे हो, यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप नहीं आएगा, उसके पास क्या है, ही हैज ओनली यूज एसेट, मतलब राइट टू यूज द एसेट, सिर्फ वो एसेट को यूज करेगा और रेंटल पे करेगा। तो इसको फर्दर फिर सबलीज करेगा तो वो क्या होगा, वो ऑपरेटिंग लीज ही होगा, तो ये ऑपरेटिंग लीज ही मानेंगे। तो जब ऑपरेटिंग लीज है, हेड लीज मेरा ऑपरेटिंग लीज है, तो मेरा सब लीज भी क्या मानेंगे उसको, सब लीज को भी ऑपरेटिंग लीज ही मानेंगे, राइट। यहां तक क्लियर है, यस सर। अब क्या होगा देखो, अब ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा, सबसे पहला चीज अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां से ये लेसी को रेंटल मिलेगा विच इज एन इनकम, राइट। अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे, आज मैं एग्जाम्पल में फर्दर लेके जाता हूँ, फिर से लिखता हूँ यहाँ पे पीपी लिमिटेड, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब ये क्या माना हमने, दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, ये हुआ मेरा ऑपरेटिंग हेड लीज इज ऑपरेटिंग लीज। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है सर, यहाँ पे जो बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड ए को क्या कर रहा है, बी लिमिटेड ए को यहाँ पे रेंटल दे रहा है विच इज एन इनकम फॉर रेंटल, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के लिए ये इनकम हुआ, राइट। एक और चीज होगा यहाँ पे, क्या होगा एक और चीज, ए लिमिटेड जो है पीपी लिमिटेड को रेंटल पे करेगा, यहाँ पे ये रेंटल पे करेगा, रेंटल एक्सपेंसेस। अगर तुम देखोगे तो ए के बकेट में दो चीजें हैं, एक उसको इनकम आ रहा है, राइट, एक उसको इनकम मिल रहा है, सेकंड वो क्या कर रहा है, रेंटल भी पे कर रहा है। क्या सर यहाँ पे फिर हम क्या इसको सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, सेट ऑफ करके हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना, क्या समझो मेरा रेंटल है, एक्सपेंसेस 100 है, ऑन इनकम 20 आ रहा है, तो फिर डायरेक्टली मेरा इनकम साइड 20 दिखा देते हैं ना, ये प्रेजेंटेशन वाइज। तो यहाँ पे इंड एस 116 ये अलाउ नहीं करता है, दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे इंड एस 116 ये बोलता है कि इफ यू आर इन द ऑपरेटिंग केस, एंड ऑपरेटिंग केस में तुमको इनकम भी मिल रहा है और उसके अगेंस्ट तुम क्या कर रहे हो, रेंटल एक्सपेंस भी पे कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, ये दोनों को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना होगा और दोनों को सेपरेटली प्रेजेंट करना होगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनकम को सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे हम, दैट इज इनकम फ्रॉम द लीज, और रेंटल एक्सपेंसेस को भी हम सेपरेट करेंगे और सेपरेट में उसको दिखा देंगे, मतलब डेबिट साइड मेरा रेंटल एक्सपेंसेस आएगा और क्रेडिट साइड मेरा इनकम आएगा, एकदम सिंपल, कोई डाउट नहीं। तो ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नोट लिखता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा,
in case of sublease transactions offsetting the rental income from sublease and rental expense in head lease is not allowed as per INS 116। ठीक है, 116 के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो अगर तुम देखोगे तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, अगर इन केस हेड लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज और एग्जम्प्टेड लीज, तो सब लीज शैल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज। नेक्स्ट थिंग, वी कैनॉट ऑफसेट द लीज रेंटल्स अंडर द ओरिजिनल लीज एंड सब लीज इन इंटरमीडिएट लेसर बुक्स बिकॉज बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेपरेट माना जाएगा और हम क्या करेंगे, नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे। यानी ये यहाँ पे होएगा क्या, बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड के पास से ए लिमिटेड को रेंटल इनकम मिलेगा। तो रेंटल इनकम अगर मिलेगा, ए लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, अब ए लिमिटेड जो है वो लेसर है, इंटरमीडिएट लेसर, तो उसको रेंटल इनकम मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट टू रेंटल इनकम, राइट। फिर उसके बाद क्या करेगा, रेंटल इनकम टू पीएनएल, वैसा करते जाएगा। और ये जो है इसको पे करता रहेगा। तो यहाँ पे लीज मतलब लीज का ट्रांजेक्शन आ गया। अब लीज का ट्रांजेक्शन आ गया तो देखना पड़ेगा ये एग्जम्प्टेड लीज है, राइट, एग्जम्प्टेड लीज है। तो एग्जम्प्टेड लीज होगा तो उस केस में सिंपल रेंटल एक्सपेंसेस हो गए इसके लिए, तो रेंटल एक्सपेंसेस टू बैंक करेगा, राइट, रेंटल एक्सपेंसेस टू बैंक, और इसको ट्रांसफर करेगा इनटू द पीएनएल, तो फिर हो जाएगा इसका ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी जर्नल एंट्री है वो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर समझो सर यहाँ पे सबलीज जो हो रहा है वो हेडलीज जो है वो फाइनेंस लीज है, हेडलीज जो है ये यहाँ पे फाइनेंस लीज है। तो होगा क्या, अब हेडलीज फाइनेंस लीज है तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा सबसे पहला, यानी क्या, लेसर का जो बुक्स में ये असेट को डीरेकग्नाइज करेगा, असेट को डीरेकग्नाइज करेगा, और ये जो है असेट को रिकग्नाइज करेगा, बराबर, ये असेट को डीरेकग्नाइज करेगा और लीज रिसीवेबल्स को रिकग्नाइज करेगा, और इसके पास ओनरशिप चला जाएगा। अब इसका मन मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ये या तो ऑपरेटिंग लीज में दे सकता है या तो ये फाइनेंस लीज में दे सकता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन क्यों खुले सर, क्योंकि ओनरशिप जो है वो लेसी के पास है, ओरिजिनल लेसी जो है ना, ओनरशिप लेसी के पास है, तो लेसी सोच सकता है कि या तो इसको ऑपरेटिंग लीज में दे सकता है या तो ये फाइनेंस लीज में देख सकता है। किसको, सब लीज में, मतलब सब लीज में क्या करेगा, या तो ये ऑपरेटिंग लीज होगा या तो ये फाइनेंस लीज होगा, राइट। फर्दर अगर मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊं, फिर से देखो यहाँ पे, इफ हेड लीज इज फाइनेंस लीज, अगर ये फाइनेंस लीज होगा तो क्या होगा, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और ये इसने क्या किया, ए लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये है मेरा हेड लीज, ठीक है, दिस इज माय हेड लीज। अब क्या है, हेड लीज भी यहाँ पे फाइनेंस लीज है, तो यहाँ पे ओनरशिप मिल गया इसको, ओनरशिप इज विथ ए लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड के पास पूरा का पूरा ओनरशिप है यहाँ पे, बरोबर है ना, ए लिमिटेड के पास ओनरशिप है। अब ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड फर्दर इसको या तो ये फाइनेंस लीज कर सकता है या तो ये ऑपरेटिंग लीज में दे सकता है, या तो ये फाइनेंस लीज में देगा या ऑपरेटिंग लीज में दे सकता है। अब ये कैसे पहचानेंगे सर ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, तो फाइनेंस लीज का इंडिकेटर्स पता है तुम्हें क्या, सब्सटेंशियल लाइफ हैज बीन गिवन ऑन द लीज, यानी समझो ये जो लीज है, ये वाला ए लिमिटेड के पास जो असेट मिला है वो आरओयू असेट 5 साल के लिए मिला है, उस 5 साल में से उसने फर्दर सब लीज कर दिया फॉर 4 इयर्स। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो ओरिजिनल जो असेट है उसका लाइफ तो छोड़ो यार, उसका देखना ही नहीं, अपने को देखना है कि आरओयू असेट का लाइफ कितना है, मतलब लीज में कितना टर्म के लिए है। लीज 5 साल के लिए और सब लीज कर रहे हैं 4 साल के लिए, तो बताओ तुम, सब्सटेंशियल लाइफ हो गया ना, तो सब्सटेंशियल लाइफ हो गया तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनेंस लीज बोलेंगे। या फिर समझो ए लिमिटेड के पास असेट आया और ए लिमिटेड के पास असेट आने के बाद ए लिमिटेड ने उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके उसने फर्दर सबलीज कर दिया,
ए लिमिटेड ने उसको थोड़ा कस्टमाइज करके फर्दर सबलीज कर दिया। तो कस्टमाइजेशन इज बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, यानी क्या सबलीज जिसको कर रहा है ना उसका ये था, तो आप बताओ क्या होगा, ये फाइनेंस लीज होगा। ऐसे इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स देखो और बताओ कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, तो देखो तो एक बार, if head lease is the finance lease, firstly classify the sublease as an operating lease or a finance lease based on the indicators or facts of sublease। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज है, अगर समझो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज कब होगा सर, जब मेरा फाइनेंशियल जो फाइनेंस लीज है ना उसका इंडिकेटर्स अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर उसको माना जाएगा ऑपरेटिंग लीज। तो ये ऑपरेटिंग लीज है, तो फिर उस केस में अपना सिंपल रेंटल मॉडल फॉलो करो, एसएलएम बेसिस में रेंट निकालो और रेंट के वो रिकग्नाइज करते रहो। यानी क्या, यहाँ पे जो सबलीज किया है, यहाँ पे समझो ये सबलीज हुआ, सबलीज हुआ टू बी लिमिटेड, और ये बी लिमिटेड को जो सबलीज हुआ है दैट इज ऑपरेटिंग लीज। तो सिंपल एसएलएम बेसिस में रेंटल मॉडल फॉलो करो, जहां पे बी लिमिटेड क्या करेगा, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को रेंटल देगा और ए लिमिटेड को रेंटल मिलेगा। और यहाँ पे जो है ए लिमिटेड क्या करा गया, देखो ए लिमिटेड ने ऑलरेडी यहाँ पे ROU टू लीज लाइबिलिटी किया है, ऑलरेडी ए लिमिटेड के बुक्स में यहाँ पे ROU भी है और लीज लाइबिलिटी भी है। जब ROU और लीज लाइबिलिटी है और ये ऑपरेटिंग लीज में सबलीज कर रहा है तो ये रिटेन होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये जैसा चल रहा है ROU के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा और मेरा लीज लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो अपन नॉर्मली सीख के आए, तो ये सेम टू सेम रहेगा और सेम टू सेम फॉलो होता जाएगा। और यहाँ पे सिंपली इसको फिर से रेंटल मिलेगा, फिर से रेंटल इन द सेंस बी लिमिटेड से रेंटल जो मिलता रहेगा सबलीज का, वो रेंटल वो रिकग्नाइज करते चलेगा। ये हुआ ऑपरेटिंग लीज के बारे में। अगर समझो ये सबलीज है, सबलीज इन द सेंस सबलीज हो गया है, यहाँ पे सबलीजिंग इज अ फाइनेंस लीज। अब फाइनेंस लीज में होता क्या है सर, फाइनेंस लीज में अपना जो राइट है, जो एसेट का ओनरशिप है वो डी रिकग्नाइज होगा। बट यहाँ पे ए लिमिटेड के पास ए क्या है, ए लिमिटेड के पास ROU एसेट है, तो ए लिमिटेड क्या करेगा, ए लिमिटेड डी रिकग्नाइज करेगा ROU एसेट को। यानी क्या, जो इनिशियली उसने ये एंट्री करके रखा है ना, इनिशियली ROU टू लीज लाइबिलिटी करके रखा है, उसको बदलना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ROU एसेट को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा और लीज रिसीवेबल रिकग्नाइज करना होगा। तो ये इस केस में क्या करेगा, वो लीज रिसीवेबल टू ROU एसेट करेगा। ठीक है, ROU एसेट को कैरिंग अमाउंट में डी रिकग्नाइज करेगा और लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट में रिकग्नाइज करके रखेगा। तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा, इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो सिंपल है, आराम से समझो तो हो जाएगा। क्या हो रहा है सर, मेरा हेड लीज इज अ फाइनेंस लीज। तो जब हेड लीज इज अ फाइनेंस लीज तो होता क्या है, यहाँ पे हमें क्या है, जो इंटरमीडिएट लेसर है उसको क्या मिलेगा, एक ओनरशिप मिलेगा और यहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो फर्दर लीज कर सकता है, फर्दर सबलीज कर सकता है। ठीक है सर, फर्दर सबलीज कर दिया। अब फर्दर लीज सबलीज जब कर दिया तो फर्दर सबलीज का इंडिकेटर्स चेक करो एक बार। इंडिकेटर्स अगर वो बोल रहा है कि सब्सटेंशियल लाइफ है, कस्टमाइज्ड है, ये सारे इंडिकेटर्स अगर फॉलो हो गए तो उस केस में उसको फाइनेंस लीज बोलेंगे, राइट। और अगर समझो ये इंडिकेटर्स सेटिस्फाई नहीं होते उसको क्या बोलेंगे, हम ऑपरेटिंग लीज बोलेंगे। ठीक है, तो ए लिमिटेड के पास जब ये लीज में लिया था ना, तो लीज में लिया था वो उसने एंट्री पास करके रखा था ROU टू लीज लाइबिलिटी। तो जब ROU टू लीज लाइबिलिटी फॉलो कर दिया तो ए लिमिटेड के बुक्स में ऑलरेडी ROU एसेट है एंड ऑलरेडी लीज लाइबिलिटी है, तो ROU एसेट एंड लीज लाइबिलिटी तो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबलीज हुआ, सबलीज होने के बाद ये क्लासिफाई हुआ ऑपरेटिंग लीज में। जो सबलीज है दैट इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज। तो सबलीज इज इफ इट इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज तो फिर यहाँ पे सिंपल रेंटल मॉडल फॉलो होता है, यहाँ पे ओनरशिप फर्दर ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल रेंटल मॉडल फॉलो करेंगे जहां पे बी लिमिटेड विल पे रेंटल्स टू ए लिमिटेड और ए लिमिटेड को रेंटल्स रिसीव होता रहेगा। तो फिर रेंटल जो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम करता रहेगा कौन, ए लिमिटेड। सिंपल, ये ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी। अगर समझो दिस इज क्लासिफाइड एज एन फाइनेंस लीज, मतलब यहाँ पे जो हुआ है ये फाइनेंस लीज में क्लासिफाई हुआ है। तो फाइनेंस लीज में जब क्लासिफाई हुआ है तो तुम्हें पता है कि एसेट को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो ए लिमिटेड के बुक्स में एसेट क्या है, ये ROU है, तो ROU को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अगर ROU एसेट को डी रिकग्नाइज करना होगा तो कुछ रिकग्नाइज करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट माय लीज रिसीवेबल्स। तो नॉर्मल अपना जो फाइनेंस लीज में होता है, फाइनेंस लीज में इन द सेंस जो लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज में होता है वैसा का वैसा हम लीज रिसीवेबल टू ROU एसेट करेंगे और जो भी डिफरेंस है वो जाएगा पीएनएल में। क्लियर है एकदम, आ जाओ दिखाता हूं। देखो, इफ सबलीज कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज
then intermediate lessor shall follow the rental model on SLM basis without derecognizing any ROU. ROU के असेट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे. समझो, if a contract is classified as a finance lease, अगर finance lease होता है, then we will derecognize the ROU asset and will recognize the net investment. Net investment is nothing but lease receivables. अगर मैं यहाँ पे specify करूँ, nothing but my lease receivables. ठीक है, एकदम क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो लाइक मारो फटाफट. होप सो यू गॉट इट. ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं अपन. क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा तुम्हें. तो आ जाओ क्वेश्चन में जाते हैं. तो अगर इनकेस मैं अगर समअप कर लूं, मतलब मेरा जो सब लीज है वो समअप कर लूं, तो यहाँ पे दो केसेस हो गए, या तो ऑपरेटिंग लीज या तो मेरा फाइनेंस लीज. ऑपरेटिंग लीज में सब लीज को भी ऑपरेटिंग लीज ही मानो और रेंटल वाला जो है ना वो मॉडल फॉलो कर लो. अगर फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज को सब क्लासिफाई करो. सब क्लासिफिकेशन मतलब इन द सेंस या तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग होगा या तो फाइनेंस होगा. ऑपरेटिंग रेंटल मॉडल, अगर फाइनेंस लीज होगा तो फिर डी रिकॉग्नाइज करो आरओयू एसेट को एंड रिकॉग्नाइज करो लीज रिसीवेबल्स. दिस इज द क्रक्स ऑफ सब लीज वाला ट्रांजैक्शंस. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 42 देखो आराम से. इजी क्वेश्चन है एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. एंटिटी एबीसी लिमिटेड, सॉरी एंटिटी एबीसी ओरिजिनल लेसी और इंटरमीडिएट लेसर. तो फिर यहाँ पे एबीसी इज नथिंग बट ओरिजिनल लेसी है और इंटरमीडिएट लेसर है. लीजेस अ बिल्डिंग फॉर 5 इयर्स. तो यहाँ पे लीज कर रही है क्या 5 इयर्स के लिए बिल्डिंग. तो अपना लीज टर्म कितना हुआ बताओ. मेरा लीज टर्म हुआ फॉर 5 इयर्स. द बिल्डिंग हैज एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 40 इयर्स. तो यहाँ पे बिल्डिंग का लाइफ है 40 इयर्स. तो मैंने याद है तुम्हें बोला था बिल्डिंग का जो भी लाइफ है उसको इग्नोर करो. सब लीज में बिल्डिंग का लाइफ को इग्नोर करना होता है. हमें क्या है मेन चीज, ये 5 साल है. एंटिटी एबीसी सब लीजेस दी बिल्डिंग फॉर 4 इयर्स. तो ये बिल्डिंग लीज हुआ है, बिल्डिंग लीज हुआ है 5 साल के लिए. और इस 5 साल में से 4 साल ही हमने क्या किया, 4 साल हमने सब लीज कर दिया. तो बताओ वेदर दिस इज अ सब्सटेंशियल लाइफ ओवर द लीज टर्म. तो सब्सटेंशियल लाइफ के लिए सब लीज कर रहे हैं तो दिस वुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज. हाउ शुड द एंटिटीज हाउ शुड दी सेड लीज बी क्लासिफाइड बाय एंटिटी एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड को कैसा क्लासिफाई करना है वो बताना है. देखो द सबलीज इज क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू आरओयू एसेट इन द हेड लीज. मतलब हेड लीज का जो आरओयू एसेट है उसके बेसिस में यहाँ पे जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट है उसको इग्नोर करेंगे and not the underlying building of the head lease. Hence, when assessing the useful life criteria, the sublease term of 4 years is compared with 5 years of ROU asset in the head lease. तो 5 साल की इससे हम कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया था 5 साल से. Not compared with 40 years economic life of the building and accordingly may result in the sublease being classified as a finance lease. तो ये finance lease में क्लासिफाई हो गया. एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सर. चलो आगे बढ़े. इलस्ट्रेशन नंबर 43. दिस इज ऑल्सो अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहां पे हेड लीज में क्या बोल रहे हैं. देखो हेड लीज अपना क्या है. हेड लीज इज नथिंग बट एन इंटरमीडिएट लेसर enters into a 5 years lease for 10,000 square meters of office space. The head lease with entity XYZ. The head lessor. तो यहाँ पे entity XYZ है. इसने यहाँ पे एक कोई इंटरमीडिएट लेसर है AIL. इंटरमीडिएट लेसर को क्या क्या 10,000 स्क्वायर मीटर्स यहाँ पे ऑफिस स्पेस लीज में दिया है. ओके सर. सबलीज का ट्रांजैक्शन क्या है. एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 द इंटरमीडिएट लेसर सबलीज 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस फॉर द रिमेनिंग लाइफ टर्म दैट इज 3 years ऑफ द हेड लीज टू द सबलीज. तो फिर यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 है, मतलब स्टार्ट में इंटरमीडिएट लेसर ने सबलीज कर दिया 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ऑफिस स्पेस फॉर रिमेनिंग लीज टर्म दैट इज 3 years of the head lease to the sublease. ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में. मेरा यहाँ पे लीज कितना साल के लिए 5 साल के लिए. ओके मेरा लीज 5 साल के लिए. तो यहाँ पे लीज कितना साल के लिए 5 साल के लिए है और ये सबलीज कर दिया. यहाँ पे सबलीज कर दिया फॉर 3 years. तो बताओ यहाँ पे कौन सा लीज माना जाएगा, ये फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज. 5 साल का यूजफुल लाइफ है, मतलब 5 साल का अपना लीज टर्म है, उसमें से 3 साल सबलीज कर रहे हैं, तो ये सब्सटेंशियल हो गया ना यार. जब सब्सटेंशियल हो गया इसको क्या बोल सकते हैं हम, फाइनेंस लीज बोलेंगे. याद रखो इसको बोलेंगे फाइनेंस लीज. तो देखो
द इंटरमीडिएट लेसर क्लासिफाइज द सबलीज बाय रेफरेंस टू द आरओयू एसेट, यानी कि यहाँ पे आरओयू एसेट का जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 5 इयर्स, 5 इयर्स के बेसिस में इसको क्लासिफाई करेगा, सॉरी इसको करेगा 5 इयर्स के बेसिस में। 5 इयर्स में से यहाँ पे 3 इयर्स सबलीज कर रहे हैं। देखते हैं arising the head lease, that is in case comparing the 3 years sublease with the 5 years ROU asset in the head lease, the intermediate lessor classified the sublease as finance lease having considered the requirements of Ind AS 116। तो यहाँ पे intermediate lessor क्या क्लासिफाई किया, इसको क्लासिफाई किया as a finance lease। अब finance lease में क्लासिफाई किया तो अब क्या क्या करेगा, देखो अब फाइनेंस लीज में जब हो जाएगा तो तुम याद करो ना, अभी मैं बताया था अगर फाइनेंस लीज है तो क्या करेगा, ये आरओयू एसेट को डीरेकग्नाइज करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट को रेकग्नाइज करके रखेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेगा। तो वही बोलेगा, देखो व्हेन द इंटरमीडिएट लेसर एंटर्स इनटू अ सबलीज एंड क्लासिफाइज इट एज अ फाइनेंस लीज, तो फिर यहाँ पे डी रेकग्नाइज द आरओयू एसेट रिलेटिंग टू द हेड लीज दैट इट ट्रांसफर द सबलीज एंड रेकग्नाइज द नेट इन्वेस्टमेंट इन द सबलीज, राइट, वही बताया था मैंने। recognize कोई भी डिफरेंस इन द आरओयू एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन द सबलीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रेकग्नाइज करके रखेंगे। लीज लाइबिलिटी है उसको रिटेन करेगा, जो लीज लाइबिलिटी है उसको रिटेन करेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा और पेमेंट करता रहेगा। तो हेड लीज इन इट्स बैलेंस शीट विच रिप्रेजेंट द लीज पेमेंट्स ओड टू द हेड लेसर, ठीक है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज टर्म द इंटरमीडिएट लेसर रिकॉग्नाइजेस बोथ फाइनेंस इनकम ऑन द सबलीज एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इन द हेड लीज। यानी क्या, फाइनेंस इनकम मिलेगा कहां से, यहाँ पे आ जाओ बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो जो लीज रिसीवेबल्स हमने रिकॉग्नाइज किया था इसके ऊपर फाइनेंशियल इनकम मिलेगा, राइट, इंटरेस्ट इनकम, और दूसरा अपने पास लीज लाइबिलिटी भी तो है, यहाँ पे लीज लाइबिलिटी भी तो है, तो ये लीज लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे करता रहेगा, दोनों भी वो रिकॉग्नाइज करते रहेगा। सिंपल, यस सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ फिर इलस्ट्रेशन नंबर 44 देखते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 44 होता क्या है देखते हैं। हेड लीज क्या है, हेड लीज बोल रहा है एन इंटरमीडिएट लेसर एंटर्स इनटू अ 5 ईयर लीज ऑफ 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस द हेड लीज विद एंटिटी XYZ। तो हेड लेसर के साथ इन्होंने 10,000 स्क्वायर मीटर्स के लिए लीज में एंटर किया 5 साल के लिए। सब लीज देखो, at the commencement date of head lease the intermediate lessor subleases 10,000 square meters of office space for 2 years। अब यहाँ पे 5 साल के लिए मेरा लीज टर्म है, राइट, इसमें से उसने 2 साल के लिए ही सबलीज किया है, सिर्फ 2 साल के लिए। तो बताओ, तुम बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये जो है क्या ये ऑपरेटिंग होना चाहिए या फिर ये फाइनेंस होना चाहिए। सर हमें देख के लग रहा है यहाँ पे 5 साल का लीज टर्म है, 2 साल क्या है, ये सब्सटेंशियल लाइफ नहीं है, 3 साल के लिए अपने पास है, 2 साल के लिए सबलीज कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एन ऑपरेटिंग लीज। मानते हो, समझ में आया। यहाँ पे दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, हाउ शुड द सेड लीज बी क्लासिफाइड एंड अकाउंटेड फॉर इंटरमीडिएट लेसर, हमने वाला ऑपरेटिंग लीज होगा। देखो द इंटरमीडिएट लेसर classifies the sublease by reference to ROU asset arising from the head lease, that is in this case comparing with 2 year sublease with 5 years ROU asset in the head lease। The intermediate lessor classifies the sublease as an operating lease having considered the requirements of Ind AS 116। तो फिर having considered Ind AS 116 यहाँ पे क्लासिफाई किया हमने ऑपरेटिंग लीज। That is 1 year criteria, one of the criteria useful life of the lease shall be classified as a finance lease and hence it is not satisfied, classify ये ऑपरेटिंग लीज में होगा। अब जब क्लासिफाई करेगा ऑपरेटिंग लीज में, मैंने क्या बताया था याद करो, अभी बताया था, ऑपरेटिंग लीज है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, तो सर हम आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी को रिटेन करेंगे, मतलब आरओयू एसेट वैसे का वैसा एसेट सेट रहेगा, लीज लाइबिलिटी वैसे का वैसा अपने लाइबिलिटी सेट रहेगा, तो हम रिकॉग्नाइज क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेंटल्स, यहाँ पे रेंटल मिलेगा तो रेंटल रिकॉग्नाइज करो। तो देखो व्हेन द इंटरमीडिएट लेसर एंटर्स इनटू अ सबलीज लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू एसेट, ये रिटेन कर लेगा, लेसर क्या करेगा, रिटेन करेगा लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू एसेट बोथ रिलेटिंग टू द हेड लीज इन द बैलेंस शीट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज टर्म। द इंटरमीडिएट लेसर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ आरओयू एसेट एंड इंटरेस्ट ऑन द लीज लाइबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज लीज इनकम फ्रॉम द सबलीज। सिंपल, फास्ट हो गया। देखो सिंपल बताता हूँ, इंटरमीडिएट लेसर आरओयू एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा और लीज लायबिलिटी के ऊपर अपना नॉर्मल चलता रहेगा, वो जो नॉर्मल चल रहा है उसको चलने दो, बस यहाँ पे एडिशनल क्या करेगा, ये रेंटल इनकम रिकॉग्नाइज करेगा फ्रॉम द सबलीज ट्रांजैक्शंस। दिस वाज अबाउट दिस सबलीज ट्रांजैक्शन। तो सबलीज ट्रांजैक्शन अगर सम अप करो एक बार तो क्या होता है, यहाँ पे एक हेड लीज होता है और एक सबलीज होता है। हेड लीज में लेसर और लेसी होते हैं, सब लीज में यहाँ पे इंटरमीडिएट लेसर या ओरिजिनल से और एक सबलीसी होता है, ठीक है। इसने जो हेड लेसर है उसने कुछ असेट दिया होगा लीज में, और इसने सब मतलब लेसी ने क्या किया, लेसी ने फर्दर उसको लीज पे दे दिया, दिस इज नथिंग बट अ सबलीज।
अगर ये ऑपरेटिंग लीज होगा तो ऑपरेटिंग लीज में हम क्या बोलेंगे, ये हेड लीज ऑपरेटिंग लीज है तो मेरा सब लीज भी ऑपरेटिंग लीज होगा। तो सब लीज भी ऑपरेटिंग लीज में आ गया तो फिर उस केस में क्या बोल सकते हैं, हम रेंटल मॉडल फॉलो करेंगे एंड सिंपल सिंपल अकाउंटिंग करेंगे। हम आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी को वैसे का वैसा रिटेन करेंगे और आरओयू एसेट के ऊपर नॉर्मल डिप्रिसिएशन चलेगा, लीज लायबिलिटी के ऊपर नॉर्मल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चलेगा और पेमेंट नॉर्मल चलता रहेगा। बस एडिशनली अपना लीज इनकम आता रहेगा, लीज इनकम इन द सेंस रेंटल इनकम। सेकंड आ गया अपन फाइनेंस लीज में। तो फाइनेंस लीज में होता क्या है, फाइनेंस लीज में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। फाइनेंस लीज है तो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, फिर सब लीज किया तो सब लीज में है क्या, ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। तो तुम देखो कि हेड लीज के बेसिस में ये क्या है, हेड लीज 5 साल का है और यहाँ पे सब लीज जो है ना वो 3 साल के लिए कर रहा है, सब्सटेंशियल टर्म किया तो फाइनेंस लीज माना जाएगा। अगर फाइनेंस लीज है तो डी रेकग्नाइज कर दो असेट को, मतलब जो आरओयू असेट है उसको डी रेकग्नाइज कर दो, लीज रिसीवेबल को रेकग्नाइज कर लो और उनके दोनों के बीच का डिफरेंस उसको पेनल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग लीज है, समझो ऑपरेटिंग लीज में क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज में हम रेंटल मॉडल फॉलो करेंगे, यानी लीज रिसीवेबल्स और सॉरी अपना आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी को कुछ हाथ ही नहीं लगाएंगे, एलसीएम बेसिस में करते रहेंगे अपना रेंटल इनकम। और यहाँ पे फाइनेंस लीज में एक और चीज है, अपना लीज लायबिलिटी वैसा का वैसा रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेमेंट चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट लीज अपना सब लीज और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिया। अब नेक्स्ट अपने को देखना है, नेक्स्ट इज नथिंग बट सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस। तो अभी हमने कंप्लीट किया है, हमने कंप्लीट किया सर सब लीजेस के रिलेटेड, और अब आगे बढ़ते हैं एंड आगे विल लर्न अबाउट सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंड AS 116। इसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स वगैरह लिखते हैं बट इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ, सुन लो। तो यहाँ पे होता क्या है, हियर व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, यहाँ पे समझो पीपी लिमिटेड है, वन ऑफ द फेमस कंपनी पीपी लिमिटेड, और ये पीपी लिमिटेड के पास समझो एक घर है, ये उसका घर है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको लग रहा है कि मुझे कैश का रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे कैश का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, और यहाँ पे समझो ये कस्टमर है, कस्टमर का नाम अपन चिंटू ले लेते हैं, चिंटू भाई। ठीक है, चिंटू भाई अपना कस्टमर है। अब बताओ तुम, यहाँ पे सेल हो रहा है तो सेल का सिंपल ट्रांजेक्शन होगा, राइट। सेल में क्या होगा, एक असेट को डिरेक्टनाइज करेंगे, असेट को सेल करेंगे और अपने को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा या बैंक में पैसा मिलेगा। इतना समझ गया, इतना तो समझ गया सर कि यहाँ पे जब सेल हो रहा है तो सेल के केस में अपने को यानी कि पीपी लिमिटेड को क्या क्या मिलेगा, एक वो असेट सेल करेगा, दूसरा उसको कैश एंड बैंक में पैसा मिलेगा। ओके। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हो रहा है, नेक्स्ट थिंग हो रहा है यहाँ पे चिंटू जो है ना, चिंटू जो है ना वो बोल रहा है कि घर तो ठीक है सर, मैं तो घर ले रहा हूँ फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। पीपी लिमिटेड को बोल रहा है ठीक है आप क्या करो, ये घर को तुम ही रख लो, तुम ही रख लो इन द सेंस यू ओनली यूज द असेट, असेट को तुम फिर से लीज बैक ले लो और लीज बैक लेके मुझे लीज रेंटल दे दो। या फिर पीपी लिमिटेड बोल रहा है कि पीपी लिमिटेड बोल रहा है हाँ ठीक है चिंटू तुम घर ले रहे हो ना, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए रहे हो अच्छी बात है, मुझे पैसे दे दो और साथ साथ में घर भी मैं ही रख लूंगा और तुम्हें एक लीज रेंटल्स पे करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर देयर इज अ लीज बैक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लीज बैक भी हो रहा है, लीज बैक द एसेट। ठीक है, अब लीज बैक हो गया। अब तुम समझो क्या समझना है सर, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, किसको, अपना पीपी लिमिटेड को, पीपी लिमिटेड को क्या बोलेंगे बोलो, पीपी लिमिटेड को सेलर एज वेल एज लेसी बोलेंगे। क्यों ऐसे बोलेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे ये सेल भी कर रहा है और ये लेसी भी है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे चिंटू को क्या बोलेंगे, चिंटू को हम बोलेंगे सर ही इज अ लेसर एज वेल एज बायर। क्यों सर, बाय भी कर रहा है एसेट को और उसके बाद ये लीज में भी दे रहा है। अच्छा, अब तुम अगर समझोगे ना, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तुम समझोगे ये पूरा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है अपनी बुक्स में। अगर तुम एक सिंपल सा लेमैन लैंग्वेज में अगर देखोगे या फिर एक एज अ लेमैन देखोगे तो सबसे पहले ये सेलर बन रहा है तो सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो, यानी क्या, यहाँ पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डेबिट कर लेंगे टू असेट टू प्रॉफिट, राइट। समझो यहाँ पे ये 15 लाख का है, ये 10 लाख का है और ये 5 लाख का मेरा प्रॉफिट आ गया, ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ।
सेकेंड ट्रांजेक्शन ये लेसी भी बन रहा है, यानी क्या लीज ट्रांजेक्शन में भी एंट्री कर रहा है। तो जब लीज ट्रांजेक्शन में एंट्री कर रहा है तो फिर उस केस में लीज लाइबिलिटी भी रिकग्नाइज करके लेगा। लीज लाइबिलिटी क्यों सर? लेसर की बुक्स याद है तुम्हें? लेसर की बुक्स में हम क्या करते हैं, आरओयू टू लीज लाइबिलिटी करते हैं ओनली व्हेन इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज। अगर शॉर्ट टर्म लीज है और लो वैल्यू लीज है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बट यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर लीज अकाउंटिंग करेंगे। तो हम आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, बरोबर है ना? समझ रहा है मैं क्या बोला? ये दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे इंड AS 116 यहाँ पे बोलता है दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेल प्राइस जो है इज 15 lakhs, मेरा कैरिंग अमाउंट समझो इज रुपीज 10 lakhs, और यहाँ पे इसके लिए किसके लिए, अपने लेसर के लिए और बायर के लिए मैं बोलूं, बायर के लिए इसके लिए परचेस प्राइस कितना हुआ बताओ? परचेस प्राइस तो 15 लाख का हुआ। क्या इसके पास कैरिंग अमाउंट है कुछ? नहीं सर, यहाँ पे इसका कैरिंग अमाउंट इज ऑल्सो 15 lakhs। क्यों? क्योंकि उसका परचेस प्राइस इज ओनली द कैरिंग अमाउंट। मानते हो? यस सर। अब ये तो अपना सेल प्राइस हुआ, इसमें प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लीज लाइबिलिटी भी आ रहा है ना, इसको समझ रहे हो? लीज लाइबिलिटी भी आएगा, जो भी आएगा लीज लाइबिलिटी समझो 9 लाख का आ रहा है, 9 lakhs का यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आ रहा है। यानी क्या, हम जो लीज रेंटल से उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी इतना आ गया। ठीक है सर, अगर लीज लाइबिलिटी आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे आरओयू भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना, आरओयू भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आरओयू कितना रिकग्नाइज करेंगे सर? नॉर्मली अपन क्या करते हैं सर, नॉर्मली आरओयू तो लीज लाइबिलिटी का उतना ही रिकॉर्ड करते हैं ना। तुम अगर नॉर्मली बताओगे तो लीज लाइबिलिटी का जितना लीज लाइबिलिटी आता है उतना ही हम आरओयू रिकग्नाइज करेंगे। बट यहाँ पे इंड AS 116 वैसा नहीं बोलता है, यू कांट रिकॉर्ड होल अमाउंट एज अ आरओयू एसेट। क्यों सर, क्या रीजन है? यहाँ पे इंड AS 116 क्या बोलता है, देखो तुम्हें कितना मिल रहा है, तुम्हें कितना मिल रहा है? 15 लाख मिल रहा है सर। सेल किया, सेल करने के बाद तुम्हें पैसा मिल रहा है, पैसा कितना मिल रहा है? 15 लाख। बट उसमें से तुम रिटर्न भी तो कर रहे हो 9 लाख का। तुम्हें 15 लाख मिल रहा है बट तुम रिटर्न भी कर रहे हो 9 लाख। तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रांजेक्शन को, यानी सेल वाला ट्रांजेक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लो, मतलब समझो सेल वाला ट्रांजेक्शन को मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, बैंक अकाउंट टू असेट टू प्रॉफिट, तो कितना आ गया? 15। 15 के बाद ये 10 आ गया और ये 5 आ गया, राइट। ये अगर करोगे तो ये जो प्रॉफिट तुम जो रिकग्नाइज कर रहे हो ना, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रॉफिट। मतलब पिक्चर गलत है यहाँ पे, पिक्चर मतलब मूवी नहीं, यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं कि ये इतना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने अल्टीमेटली कितना ट्रांसफर किया, यानी क्या तुम्हारा सेल अल्टीमेटली कितना है? 15 लाख माइनस 9 लाख, 4 लाख का सेल है, तो 4 लाख का ही तुम प्रॉफिट रिकग्नाइज कर सकते हो। तो उसके लिए बोलते हैं कि आरओयू एसेट पूरा का पूरा रिकग्नाइज नहीं कर सकते, यू कैन रिकग्नाइज ओनली प्रोपोर्शनेट आरओयू। यानी क्या, तुम्हारा सेल 15 लाख का है, तुम लीज लाइबिलिटी इतना कर रहे हो, लीज लाइबिलिटी इतना है, तुम्हारा आरओयू इतना है, तो बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू कंप्यूट प्रोपोर्शनेट आरओयू। अब ये प्रोपोर्शनेट आरओयू कैसा कंप्यूट करते हैं सर? तुम बोलोगे प्रोपोर्शनेट आरओयू को कैसे रिकग्नाइज करना है, देखो 1 लाख का तुम्हारा, सॉरी 1 नहीं 10 लाख का तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है, उस कैरिंग अमाउंट में से 15 लाख का तुम सेल कर रहे हो, मतलब वो जो कैरिंग अमाउंट का 15 लाख का सेल कर रहे हो, और तुम रिटर्न कितना कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो 9 लाख का, राइट। रिटर्न कितना? 9 लाख कर रहे हो। मतलब अल्टीमेटली इफ यू विल से तुम रिटेन कितना कर रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये मेरा कैरिंग अमाउंट है, दिस इज माई कैरिंग अमाउंट, ये मेरा कैरिंग अमाउंट है, और 15 लाख जो है ये सेलिंग प्राइस है। दिस इज द पिक्चर, 15 लाख का मैंने सेल किया और मैंने 1 लाख का, मतलब 1 लाख नहीं 10 लाख का मेरा कैरिंग अमाउंट था, उसको रिकग्नाइज करूंगा। बट उसमें से तुम कुछ पार्ट रिटेन कर रहे हो ना, राइट। कुछ पार्ट, वो कुछ पार्ट क्या है सर? इतना तुम रिटेन कर रहे हो, क्यों? उतना पार्ट तुम लीज लाइबिलिटी दे रहे हो ना, तुम लीज लाइबिलिटी क्यों पे करते हो? वो असेट यूज करना है, तो यहाँ पे जो असेट यूज कर रहे हो उसके लिए पेमेंट्स दे रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट अ रिटेन पोर्शन। तो वो रिटेन पोर्शन का अमाउंट निकालो कितना आता है, कितना आएगा बताओ? 10 lakhs डिवाइडेड बाय 15 lakhs इनटू 9 lakhs। तो तुम अगर बोलूं मैं तो यहाँ पे 6 लाख का आर यू रिकग्नाइज करोगे इन जनरल सेंस। इफ आई से 6 लाख तुम रिटेन कर रहे हो, बचेला जो भी है 4 लाख का तुम ट्रांसफर कर रहे हो।
समझा मैंने क्या बोला? 4 लाख यानी क्या सर, यहाँ पे मेरा 10 लाख का कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे निकला ना मैंने, तो आरओयू इतना रिटेन कर रहे हो, बचा हुआ जो भी है वो तुम ट्रांसफर कर रहे हो। फिर से समझाता हूँ सर, सुन लो क्या हो रहा है यहाँ पे। सेल एंड लीज बैक एकदम सिंपल है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है यहाँ पे ये वाला चीज। तुम ये वाला पढ़ लोगे ना, अगर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ये वाला जो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट समझ गया, इसका लॉजिक तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तो फिर सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं, इजीएस्ट कंसेप्ट। तो फिर से बता दो, सुनो क्या हो रहा है। लेसर है, लेसी है। लेसर ने क्या किया, लेसर ने सॉरी सेलर है, बायर है। सेलर ने क्या किया, असेट को सेल कर दिया, बायर ने परचेस कर लिया। अब बायर ने जब परचेस किया तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे तो उसने परचेस कर लिया, खत्म हो गया ट्रांजैक्शन। बट फिर से बायर बोल रहा है कि तुम जो असेट है वो फिर से लीज में ले लो, या फिर पीपी लिमिटेड को ऐसा लग रहा है कि उसको लीज में लेना चाहिए, तो वो क्या कर रहा, फिर से वो जो है ना असेट को लीज बैक ले रहा। तो अगर लीज में दे रहा है तो फिर वो असेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ पेपर के ऊपर सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो पेपर के ऊपर हो रहा है कि ये बेचा फिर उसके बाद लीज में लिया। अब बेचा उसके बाद लीज में लिया इन द सेंस, अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन हो रहा है ये वाला सेल का। सेलिंग में मैंने जैसे बताया था, सिंपल वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये वाला ट्रांजेक्शन तुम कर नहीं सकते हो। दिस कांट बी योर ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन तुम कर नहीं सकते हो। क्यों? यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा, दिस प्रॉफिट इज नॉट द रियल प्रॉफिट। नहीं समझा सर? दिस प्रॉफिट इज नॉट द रियल प्रॉफिट। क्यों सर? क्यों? क्योंकि हम अगर देखेंगे 15 लाख का सेल किए हैं और 15 लाख में से 9 लाख आई वी आर रिटर्निंग, ओनली वी आर सेलिंग ऑफ, मतलब कितना सेल ऑफ कर रहे हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस जो 6 लाख का है उतना ही हम सेल कर रहे हैं, तो उतने का ही प्रॉफिट आना चाहिए। मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही प्रॉफिट आना चाहिए, तो उतना प्रॉफिट हम कैसे रिकग्नाइज करना है वो देखनी है। तो ये वाला तो होगा नहीं, तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे? तो हम रिकग्नाइज करेंगे, आ जाओ बताता हूँ। ये तो आरओ कंप्यूटेशन समझा ना तुम्हें। तो तुमको बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है क्या? यस सर, बैंक अकाउंट में आ रहा है। कितना आने वाला है बैंक अकाउंट में? 15 लाख का पैसा आने वाला है। असेट जा रहा है, असेट जा रहा है सर, कितना जा रहा है सर? असेट, असेट 10 लाख का जा रहा है। ओके, क्या तुम्हारे पास लीज लाइबिलिटी है? यस सर, हमारे पास लीज लाइबिलिटी है। कितना है? 9 लाख का लीज लाइबिलिटी है। 9 lakhs वी हैव लीज लाइबिलिटी। ओके, अब आरओयू कितना रिकग्नाइज करना चाहिए? जैसे मैंने बताया था, आरओयू को रिकग्नाइज करना है प्रोपोर्शनेट बेसिस में। क्यों? क्योंकि तुम रिटेन कर रहे हो ना असेट, जितना रिटेन कर रहे हो उतना ही तुम दिखाओगे। तो बताओ, तुम्हारा जो कैरिंग अमाउंट है वो 10 लाख का है, और ये जो है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कितना रिटेन कर रहे हो? जो मेरा लीज लाइबिलिटी है उतना रिटेन कर रहे हो। तो मेरा लीज लाइबिलिटी है 9 lakhs का, इतना रिटेन कर रहे हो, तो देखो कितना आएगा, ये 6 लाख आएगा। एंड द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस वुड बी प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाओगे टू प्रॉफिट। कितना आएगा प्रॉफिट? 21 lakhs, और यहाँ पे 19 lakhs, तो 2 लाख का प्रॉफिट है। एकदम सिंपल है। बस ये मेरा है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, खत्म। ये तो मतलब एक फर्स्ट केस बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट केस मेरा खत्म हुआ, जहां पे माई सेलिंग प्राइस, दिस केस इज नथिंग बट वेयर माई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू माई फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के साथ इक्वल आएगा। ओके, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ विद दी नेक्स्ट केस। मतलब नेक्स्ट केस में हम थोड़ा बहुत और डीप डाइव करेंगे। पूरा नहीं आ रहा नीचे, क्लमजी ना, ठीक है, ठीक है, छोड़ो, ठीक है, यहां तक समझा। तो यहाँ पे सिंपली व्हाट यू आर डूइंग इज दैट तुम सेल कर रहे हो, लेकिन सेल पूरा असेट नहीं कर रहे हो, यू आर सेलिंग प्रोपोर्शनेट असेट। क्यों? क्योंकि तुम बचा हुआ असेट को एज अ लीज ले रहे हो तुम लोग, तो लीज के बेसिस में ले रहे हो, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेल बाय लीज बैक ट्रांजैक्शन, और इसमें हमें प्रॉफिट ऐसा रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस इज माय प्रॉफिट। ठीक है, अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो, तुम डिफरेंस ऐसा भी निकाल सकते हो, जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का अमाउंट, ये भी अलग से कंप्यूट कर सकते हो। वो कैसा कंप्यूट करना है, देखो कैसे कंप्यूट करना है प्रॉफिट को। तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 5 लाख का प्रॉफिट है। ये कैसे पता चला सर? 5 लाख का प्रॉफिट सिंपल है ना यार, यहाँ पे देखो तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है 15 lakhs माइनस 1 लाख, 1 लाख नहीं सॉरी 10 lakhs, कैरिंग अमाउंट अपना प्रॉफिट रहेगा 5 लाख का। तुम्हारा कैरिंग अमाउंट, जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना है? वो 10 lakhs है। और तुम ट्रांसफर कितना कर रहे हो? प्रॉफिट किसके ऊपर रिकग्नाइज होगा? प्रॉफिट रिकग्नाइज होगा जितने में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम ट्रांसफर कितना कर रहे हैं सर? ट्रांसफर 4 लाख का कर रहे हैं। कैसे सर? हमारा कैरिंग अमाउंट है 10 lakhs, राइट? हम रिटेन कितना कर रहे हैं? 6 lakhs का रिटेन कर रहे हैं।
6 लाख का रिटेन कर रहे हैं, 10 लाख मेरा कैरिंग अमाउंट है, 6 लाख रिटेन कर रहे हैं, मतलब 4 लाख हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जो ट्रांसफर्ड है इंटू 4 लाख कर लो, 4 लाख मेरा ट्रांसफर है। वो कैसा निकला हमने, 10 लाख इज माई कैरिंग अमाउंट एंड 6 लाख आगे मेरा ROU है, तो मेरा 4 लाख आ गया। तो अगर तुम इसको कंप्यूट करोगे ना, तुम्हारा 2 लाख का प्रॉफिट आएगा। अगर देखो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 4 लाख अगर तुम करोगे, दिस वुड बी माय प्रॉफिट। या फिर तुम डायरेक्टली इसको बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, विच इज वेरी सिंपल थिंग। तुम्हें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम बैलेंसिंग फिगर ले लो, एकदम सिंपल है। क्लियर है? क्लियर हो तो अच्छी बात है। क्लियर हो? अगर कोई डाउट्स हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, फिर से समझा दूं एक बार। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये वाला, सॉरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, ROU कंप्यूटेशन। ये ROU कंप्यूटेशन है, ये वाला पार्ट है। क्यों सर? क्योंकि इसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा बेस बनता है। बेस इन द सेंस अपना प्रॉफिट कंप्यूट होता है। क्यों? ROE इज नथिंग बट माय रिटेन्ड पोर्शन। तो रिटेन्ड पोर्शन कैसा कंप्यूट करेंगे? जितना लीज लायबिलिटी पे कर रहे हैं, टेबर की जितना लीज लायबिलिटी है डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू कैरिंग अमाउंट, जो भी कैरिंग अमाउंट आएगा उसके बेसिस में हम ROU कंप्यूट करेंगे। देखो ये मेरा कैरिंग अमाउंट था, इतना मेरा सेलिंग प्राइस था, राइट? इतना मेरा सेलिंग प्राइस था। और रिटेन कितना करूंगा? जितना मैं लीज लायबिलिटी पे करूंगा उतना रिटेन करूंगा। क्यों? जो पार्ट के लिए मैं रिटेन कर रहा हूं उसी के लिए तो पेमेंट करूंगा, उतना मैंने पेमेंट कर दिया। तो फिर बेस्ड ऑन माय सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट मेरा जो है ना रिटेन पोर्शन आ गया। एकदम सिंपल, बस इतना ही पार्ट है। इतना पार्ट तो तुम्हें समझ गया। बैंक अकाउंट का अपने को दिया रहेगा, असेट दिया होगा, लीज लायबिलिटी हमें कंप्यूट कर सकते हैं, तो हमारा ROU जैसा कंप्यूट हो जाएगा, अपना प्रॉफिट भी कंप्यूट हो जाएगा उसके बेसिस में। ठीक है, चलो सर, ये सबसे पहला केस था जहां पे माय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू माय फेयर वैल्यू। ठीक है, वेयर माय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू माय फेयर वैल्यू। अब कब कभार क्या होता है ना, कब कभार यहां पे माय सेलिंग प्राइस इज नॉट इक्वल टू माय फेयर वैल्यू। यहां पे व्हेन सेलिंग प्राइस एक्सीड्स फेयर वैल्यू। अब ये केस क्या है, फिर से आ जाओ समझते हैं क्या है ये केस। अपने पास PP लिमिटेड है, ठीक है सर PP लिमिटेड है, और अपने पास A लिमिटेड है, ओ सॉरी अपने पास चिंटू भाई है ना, A लिमिटेड नहीं चिंटू भाई। ठीक है, ये हो गया अपना चिंटू। तो यहां पे सेल हो रहा है, पहले तो सेल हो रहा है, सेलिंग प्राइस सेल हो रहा है। ठीक है, सेलिंग क्या हो रहा है, सेलिंग समझो, सेलिंग प्राइस है ₹30 lakhs, है ₹30 lakhs। बट सेलिंग प्राइस जो 30 lakhs है ना, दिस इज ओवर प्राइस्ड। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस जो है ना 30 lakhs, ये ओवर प्राइस है। क्यों सर? यहाँ पे जो फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना चल रहा है, वो 27 lakhs चल रहा है। ये सेम मॉड्यूल का ही एग्जांपल है, मॉड्यूल का ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू ये कितना है, ₹27 लाख है। बट यहाँ पे PP लिमिटेड और चिंटू लिमिटेड क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके गफला कर रहे हैं। गफला क्या? ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि PP लिमिटेड बोल रहा है, देख चिंटू भाई, चिंटू सुन लो क्या बात बोल रहा हूँ, तुम ना 27 लाख मत दो यार, मुझे थोड़ा ज्यादा दे दो, 30 लाख दे दो, क्योंकि मुझे 30 लाख का रिक्वायरमेंट है, 30 लाख दे दो। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा असेट लीज में लेता हूँ, और लीज में देने के बाद समझो मेरा लीज रेंटल जो है वो 1 लाख था, मैं 1,50,000 करके दे दूंगा ना, तुम समझ रहे हो? तो 1 लाख का मेरा नॉर्मली लीज रेंटल हो सकता है, बट तुमको बढ़ा के दे दूंगा 1,50,000, तो तुम्हारा पैसा कवर हो जाएगा। वहां पे तुम्हारा जो 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, वो कवर हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ ट्रांजेक्शन, दे आर इन्वॉल्विंग इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, जहां पे ये लोग अमाउंट को एक्सचेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अमाउंट एक्सचेंज कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो रिपेमेंट करेगा। तो उस केस में अगर तुम यहाँ पे देखोगे, जो डिफरेंस अमाउंट है ना, डिफरेंस अमाउंट between my selling price and my fair value जो आएगा ₹30 lakhs माइनस जो 27 लाख है, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जितना है, तो 3 लाख है। दिस 3 lakhs इज नथिंग बट माई फाइनेंशियल लाइबिलिटी। किसके लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी, किसके बुक्स पे बोल रहा हूं, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज फॉर PP लिमिटेड। PP लिमिटेड के लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वो क्या, ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट इज नथिंग बट 3 लाख वो ले रहा है, अभी चिंटू के पास से 3 लाख ले रहा है, और वो चुकाने भी वाला है, राइट? वो चुकाने भी वाला है 3 लाख, तो उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानेंगे, और उसका पूरा का पूरा सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे हम। क्या करेंगे सर? इसका पूरा का पूरा सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या बोल रहा हूँ, इतना बात क्लियर है?
राइट। फिर से इन्होंने क्या किया, लीज बैक में ले लिया, मतलब जो असेट है ना, असेट को फिर से ये लीज बैक पे ले लिया। ठीक है, ये लीज बैक में ले लिया और यहाँ पे लीज रेंटल समझो 2 लाख रुपीज है और 2 लाख रुपीज जो है वो हम डिस्काउंट करने के बाद अपना लीज जो आ रहा है वो समझो 14 लैक्स कुछ अराउंड आ रहा है। लीज लाइबिलिटी 14,75,000 आ रहा है। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ डायरेक्टली, मतलब आफ्टर डिस्काउंटिंग, मतलब पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी लेने के बाद 14,75,000 मेरा लीज लाइबिलिटी आ रहा है। अब ये 14,75,000 क्या ये पूरा का पूरा लीज लाइबिलिटी मानेंगे क्या, क्वेश्चन वो है। तो यहाँ पे सर पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो लीज लाइबिलिटी है, जो मेरा लीज लाइबिलिटी है, कितना है लीज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन दी डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। ये कितना आया 14,75,000। ये पूरा का पूरा 14,75,000 इज नॉट माई लीज लाइबिलिटी। इसमें से अगर तुम देखोगे तो ऑलरेडी 3 लाख जो है, ऑलरेडी 3 लाख इज ऑलरेडी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ये जो है ऑलरेडी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। बचा हुआ जो भी पार्ट है, बचा कितना है 11,75,000 बचा है ना, दो 11,75,000 would be considered as my lease liability। ये बचा हुआ पार्ट को हम क्या मानेंगे, लीज लाइबिलिटी मानेंगे। और बचा हुआ पार्ट लीज लाइबिलिटी के बेसिस में हम अब ये क्या बोलते हैं, जो भी इंटरेस्ट है एलएटी बनाएंगे, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, और एलएटी हम अमोर्टाइज करते चलेंगे। समझा यहाँ तक, कोई भी डाउट है तो फिर से बता दूं, व्हेन सेलिंग प्राइस एक्सीड्स माय फेयर वैल्यू एक्सीड कर गया तो उस केस में हम करेंगे क्या सर, हम यहाँ पे normally we will consider that PP Limited has taken a loan from Chintu। ठीक है, हमारा पूरा जो अकाउंटिंग है, हमारा जो ट्रांसफर है, सब कुछ that would be based on my fair value। यहाँ पे ROU जो कंप्यूटेशन है, ROU का कंप्यूटेशन मेरा पूरा का पूरा 27 लाख के बेसिस में होगा। ठीक है, बट जो एडिशनल 3 लाख है, दैट एडिशनल 3 लाख वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और उसको फ्यूचर में चुकाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 30 लाख में से 3 लाख अलग से कर देंगे, और मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल ये जो है ना 3 लाख और मेरा लीज लाइबिलिटी में भी अलग कर देंगे, और बचा हुआ मेरा लीज लाइबिलिटी मान लेंगे। 14,75,000 आया था, उसमें से 3 लाख सेपरेट मान लो, दैट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बचा हुआ जो भी पार्ट है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लीज लाइबिलिटी, और उसके बेसिस में हम ROU कंप्यूट करेंगे। ठीक है, अब ROU कंप्यूटेशन भी कर लेंगे ना, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ROU बेस्ड ऑन माय कैरिंग अमाउंट होगा। कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा असेट का, अच्छा असेट का कैरिंग अमाउंट नहीं लिया है क्या यहाँ पे, असेट का कैरिंग अमाउंट 20 लाख समझ लो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए कैरिंग अमाउंट 20 लाख समझ लो, यहाँ पे लिख देता हूँ कैरिंग अमाउंट 20 लाख। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट 20 लाख है, बट मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 27 लाख। आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस तो 30 लाख है, 30 लाख नहीं है बच्चा, मेरे बच्चे 30 लाख नहीं है, ये जो है ना 27 लाख ही है, 27 लाख ही है। बचा हुआ 3 लाख इज अ लोन, 3 लाख जो है वो मेरा लोन है, वो लोन फिर से चुका दिया ऐसा समझ लो, इन टू माई लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी देखो, लीज लाइबिलिटी 11,75,000 आएगा, यहां से भी हमने 3 लाख हटा दिया और नीचे से भी 3 लाख हटा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्चुअल ROU कितना रिकॉग्नाइज करना है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 27 लाख इंटू 11,75,000, तो यहाँ पे मेरा ROU कितना बनेगा 870370। तो इसका अगर जर्नल एंट्री में मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूँ जर्नल एंट्री में, तो बताओ कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले बैंक आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, राइट, सबसे पहले बैंक आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। बट सर यहाँ पे एक और चीज है, वही अपना फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला जो 3 लाख एडिशनल लिया था, तो वहां पे पहले हम उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो 3 लाख आ रहा है, 3 लाख टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है 3 लाख। ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है 3 लाख, ये मेरा हुआ फर्स्ट एंट्री। अब आएगा सेकंड एंट्री। अब सेकंड एंट्री के केस में तुमने जो बैंक अकाउंट का 30 लाख आने वाला था, वो 30 लाख में से 3 लाख ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, ये देखो ये 30 लाख ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो। अब बचा वाला पार्ट हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बैंक अकाउंट में 27 लाख आ गया, समझा 27 लाख कैसा, 30 लाख टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उसमें से 3 लाख का जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान के ऊपर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया ऑलरेडी। अब बचा हुआ वाला पार्ट जो है ना वो आ जाएगा मेरा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट मतलब मेरा जो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बैंक अकाउंट में 27 लाख आ गया, तो असेट जा रहा है, देखो असेट कितने में जा रहा है बताओ, असेट मेरा डी रिकॉग्नाइज हो रहा है सर 20 लाख में। क्या मेरे पास लीज लाइबिलिटी है क्या, यस सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी है। लीज लाइबिलिटी के 14 लाख होगा, नहीं सर 14 लाख नहीं होगा, ध्यान रखना मेरा लीज लाइबिलिटी इतना ही पार्ट होगा 11,75,000।
ठीक है, 11,75,000, दिस वुड बी माई लीज लाइबिलिटी। यहाँ पे एक जीरो ज्यादा हो गया क्या, ठीक है, ओके यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आ गया। अब आरओयू प्रोपोर्शनेटली रिकग्नाइज करना है ना, तो आरओयू ऑलरेडी हमने रिकग्नाइज कर लिया, रिकग्नाइज इन द सेंस कंप्यूटेशन कितना था वो 870370, प्रोपोर्शनेटली हमने कंप्यूट कर लिया था। बताओ कितना आएगा, 727 लाख प्लस 8730 सॉरी 0370 राइट 3570, एक मिनट रुक जाओ, 27 लाख प्लस 870370 एंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा 20 लैक्स प्लस 11,75,000, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट कितना आएगा, गेन ऑन सेल बैक ट्रांजेक्शन या ट्रांसफर 395,370, this would how we will recognize the sale and lease back transaction where my selling price is not equal to my fair value। यहाँ तक समझा। ये सारा जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ना, वो सेलर और लेसी के बुक्स में कर रहे हैं, जो सेलर है और लेसी बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रही है पूरा, ठीक है, ओके गॉट इट। इसके ऊपर एक मस्त क्वेश्चन है, वो सॉल्व करें, आ जाओ देखते हैं। ये देखो, ये एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है नीचे, वो देख लेते हैं। देखो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का अच्छा क्वेश्चन है, आराम से रीड कर लेंगे अपन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क करना है, एलडीआर मार्क कर लो और इसको सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम से जाने से पहले। क्या है यहाँ पे, एन एंटिटी सेलर लेसी हैज सेल द बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी बायर लेसर फॉर द कैश कंसिडरेशन ऑफ 30 लाख। तो 30 लाख का यहाँ पे क्या हुआ, सेल प्राइस है, दिस इज नथिंग बट माई सेल प्राइस। Immediately before the transaction, the building is carried at the cost of 15 lakhs. So cost of building is 15 lakhs, मतलब carrying amount अपना 15 lakhs है। At the same time, the seller lessee enters into a contract with buyer lessee for the right to use the building for 20 years. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो seller lessee है उसने लीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है buyer lessee for the right to use building for 20 years with the annual payment of 2 lakhs payable at the end of each year। तो फिर यहाँ पे टर्म कितना हुआ मेरा, लीज टर्म हो गया 20 years और मेरा यहाँ पे लीज रेंटल जो है वो 2 लाख हो गया at the end of each year। The terms and conditions of the transaction are such that the transfer of the building by the lessee or the seller satisfies the requirement of determining when the performance obligation is satisfied as per 115 from the contract customer, यानी क्या सेल मान रहे हैं इसको। नेक्स्ट थिंग, द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द डेट इज 27 लाख। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, सेलिंग प्राइस है सर अराउंड 30 लैक्स और मेरा यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना है 27 लाख। मेरा अभी सेलिंग प्राइस इज मोर देन माई फेयर वैल्यू। अब देखो फेयर वैल्यू यानी क्या है, मार्केट में जो आज के दिन में बिक जाएगा, तो मार्केट में आज के दिन में 27,000 में बिक रहा है, बट इन लोगों ने कुछ तो अरेंजमेंट किया विच इज नथिंग बट अ फाइनेंशियरिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे यहाँ पे जो है ना सेलर लेसी ने बोला है कि मुझे जो है ना 30 लाख चाहिए, तुम्हें वो 30 लाख मैं चुका दूंगा फ्रॉम 20 लाख नहीं सॉरी 2 लाख। ये जो 2 लाख है ना, कहा गया अपना 2 लाख, ये जो 2 लाख है ना, ये 2 लाख में दो चीजें इंक्लूडेड है, एक लीज लाइबिलिटी और एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी इन द सेंस, लीज लाइबिलिटी क्यों इंक्लूडेड है यहाँ पे आगे समझाता हूँ कि कैसा कंप्यूट करना है यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 लाख में अपना दो चीज इंक्लूडेड है, एक लीज लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना है सर, अगर मैं देखूँ टोटल में अपना फाइनेंशियल लाइबिलिटी है 3 लाख का, टोटल में अपन देखो तो यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी 3 लाख का। कैसा, सेलिंग प्राइस इज मोर देन माय फेयर वैल्यू, कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 3 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो 3 लाख को हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान सकते हैं, ठीक है सर। The interest rate implicit is 12%, which is readily determining by the seller lessee. Buyer lessor classifies the lease of the building as an operating lease। ठीक है, operating lease वाला देखते हैं, buyer वाला, ये वाला जो buyer है ना, ये वाला देख लेते हैं। Don't worry, how should the said transaction be accounted by the lessee, seller lessee and the buyer lessor। तो आपने को यहाँ पे पहले तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेलर लेसी के बुक्स में कैसा करना है वो बताया, बायर लेसर केस में देखते हैं अपन। चलो लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन, एकदम सिंपल है सॉल्यूशन भी, आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ध्यान से देना, इसको एक बार हाथ से सॉल्व करना होगा, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन वाला। तो पहले तो चीज अपने को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी है, यानी कि एडिशनल जो 3 लाख मिलता है ना, वो 3 लाख का जो है ना अपने को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो देखो, सिंस
द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है फॉर द सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट एट फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू में नहीं है, ओवर वैल्यूड है, राइट। द सेलर, lessee and buyer lessor makes adjustments to measure the sale proceeds at fair value। तो ये फेयर वैल्यू पे ही हम पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो तुम सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में एक थंब रूल समझ लो। क्या थंब रूल है सर? एक ही थंब रूल है कि तुम जो भी ट्रांजेक्शन करोगे दैट वुड बी एट फेयर वैल्यू। अपन पहले चीज देखा था सेल वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू में ही कर रहे हैं यहाँ पे सेल प्राइस एक्सीड्स द फेयर वैल्यू, यहाँ पे भी अकाउंटिंग हम जो आरओयू कंप्यूट करेंगे ना वो फेयर वैल्यू में ही करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जहाँ पे फेयर वैल्यू इज मोर देन माय सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो वहाँ पे भी हम फेयर वैल्यू में ही करेंगे, वहाँ पे प्रीपेमेंट समझेंगे, वो समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो थंब रूल क्या है, यहाँ पे फेयर वैल्यू के बेसिस में ही हम आरओयू कंप्यूट करेंगे, प्रोपोर्शनेट आरओयू, ठीक है। 10 जो भी एक्सेस अमाउंट है ना, प्राइस एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹3 लाख is recognized as additional financing component provided by buyer lessor to seller lessee, hence therefore the same would be financial liability for buyer, सॉरी ये होगा सेलर लेसी ना, सेलर लेसी, सिर्फ ये वर्ड्स में लिखा है मैंने, सिर्फ वर्ड्स में लिखा है। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन किया, कैसे किया मैंने, सेलिंग प्राइस जो भी है कितना है, सेलिंग प्राइस 30 लाख माइनस माय फेयर वैल्यू, ठीक है जी। फेयर वैल्यू है मेरा 27 लाख, तो 27 लाख आ गया मेरा 3 लाख मेरा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट या फाइनेंशियल लायबिलिटी बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ गया? यस सर, ये तो समझ गया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मुझे कंप्यूट क्या करना है, फाइनेंशियल अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ नेक्स्ट चीज आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। तो पीवी ऑफ लीज पेमेंट कैसा कंप्यूट करेंगे, आ जाओ देखते हैं। ये तो पता ही है ना यार तुम्हें, अभी तक तो कंप्यूट किया था हमने। तो पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स अगर देखोगे तो 20 ईयर्स का मेरा यहाँ पे ये है, 2 lakhs पे करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ओके 2 lakhs पे करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे रेट भी दिया है 12%, तो डिस्काउंट करो ना, तो पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स ₹2 lakhs, राइट, इनटू पीवीएएफ फैक्टर कितना, 12% फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा अराउंड ₹14,94,000, ठीक है, 14,94,000। अब ये 14,94,000 है ना सर, क्या ये पूरा का पूरा लीज लाइबिलिटी मानेंगे क्या? मैं तो ये पीवी ऑफ लीज पेमेंट बोला, पूरा का पूरा लीज लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? तो पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी नहीं मानेंगे पूरा का पूरा, इसमें से भी हम बाइफर्केशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 बाइफर्केशन करोगे तो मेरा यहाँ पे 3 लाख जो है, दिस 3 lakhs इज नथिंग बट द रीपेमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी, सॉरी रीपेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो ये मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा। और बचा हुआ जितना भी पार्ट है 14,94,000 माइनस 3 lakhs कितना आएगा, 11,94,000। ये जो 11,94,000 है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लीज लाइबिलिटी।
इसी को क्या बोल सकते हैं हम, लीज लाइबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक एकदम क्लियर है। क्या किया मैंने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लाइबिलिटी को सेपरेट किया, मेरा लीज लाइबिलिटी कंप्यूट किया, लीज लाइबिलिटी इन द सेंस लीज प्रीव्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, और पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स मेरा इतना आया, इसमें से मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी 3 लाख मान लिया, तो बचा हुआ मेरा लीज लाइबिलिटी हो गया। एकदम क्लियर है? ओके सर। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए, ये दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट एलईटी बनेगा, यानी समझा नहीं सर? ये दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट मेरा लीज लाइव जो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। क्यों सर? फाइनेंशियल लाइबिलिटी सेपरेट है और मेरा लीज लाइबिलिटी सेपरेट है, तो दोनों के लिए सेपरेट बनेगा। अब सर लेकिन यहाँ पे एक और चीज आता है, तो मेरा जो लीज पेमेंट्स है ना, माई लीज पेमेंट्स आर ₹2 लाख, बरोबर है? मेरा लीज पेमेंट 2 लाख है, तो सर ये 2 लाख में पूरा का पूरा कवर होगा ना मेरा, तो ये 2 लाख, ये जो अमाउंट आया है दिस इज बेस्ड ऑन 2 lakhs, राइट? इसमें हम फिर से फर्दर बाइफरकेट किए, एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एक लीज लाइबिलिटी, तो ये 2 लाख को भी तो बाइफरकेट करना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी के और एक लीज लाइबिलिटी है, बिल्कुल करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे करेंगे? हम कर लेंगे बेस्ड ऑन दी कंप्यूटेशन। ये कंप्यूटेशन किया ना हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 lakhs इनटू मेरा 3 लाख आके ये है ना, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और टोटल मेरा जो पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स है 14,94,000, तो कितना आएगा बताओ? 3 लाख डिवाइडेड बाय 14,94,000 इनटू 2 lakhs, तो ये आ जाएगा अराउंड 4160 या 161 बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम करेंगे, ये मेरा फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आ गया। तो लीज लाइबिलिटी के लिए कितना हम करेंगे? लीज लाइबिलिटी के लिए सर यहाँ पे 2 lakhs इंटू 11,94,000 डिवाइडेड बाय 14,94,000, 2 lakhs इंटू 11,94,000 डिवाइडेड बाय 14,94,000 इंटू 2 lakhs, तो ये अपना लीज लाइबिलिटी कुछ अराउंड आ रहा है यहाँ पे ₹159,839, बराबर है? यहाँ पे ₹158,9,839, दिस वुड बी माई लीज लाइबिलिटी। तो जब एलईटी बनाएंगे, लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन मतलब अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, तो उसमें जो लीज लाइबिलिटी के लिए हम पेमेंट कौन सा कंसिडर करेंगे? पेमेंट ये वाला कंसिडर करेंगे, यानी कि हम अमोर्टाइजेशन टेबल पता है ना तुम्हें जो बनाते हैं, ये अमोर्टाइजेशन टेबल है समझो। अमोर्टाइजेशन टेबल में यहाँ पे आएगा ईयर ओपनिंग बैलेंस, राइट? ईयर ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद इंटरेस्ट वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बाद पेमेंट्स, फिर क्लोजिंग। तो दोनों के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए सेपरेट बनेगा, मैं ये लीज लाइबिलिटी के लिए बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस हम कंसिडर करेंगे 11,94,000, उसके ऊपर 12% के रेट से मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो 11,94,000 इंटू 12%, तो ये आ जाएगा 14,328,000, राइट? और पेमेंट आ जाएगा मेरा 159,839 का, तो बच जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस 11,940 प्लस 14,328 माइनस 15,9,839, तो इतना मेरा पार्ट आ जाएगा। एक मिनट, राइट, माइनस 15,9,839, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा इतना 11,77,441। तो 20 ईयर्स का है और क्वेश्चन में भी नहीं पूछा है एलईडी टेबल, तो फिर यहाँ पे ये एलईडी टेबल मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तुम अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो घर पे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने किया क्या? अभी तक मैंने जर्नल एंट्री रिकग्नाइज नहीं किया, अभी तुम्हें सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे अगर इनकेस कोई एडिशनल लाइबिलिटी आता है, यानी क्या, इफ माई सेलिंग प्राइस इज मोर देन माई फेयर वैल्यू, तो हम ऐसा करेंगे, जो एडिशनल कंपोनेंट है ना फेयर वैल्यू के अबव, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो आ जाओ, हम ऑन कमेंसमेंट डेट में जर्नल एंट्री क्या होगा? ऑन कमेंसमेंट डेट सेलर ऑब्लिक लेसी वुड रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करेगा? सबसे पहले बैंक अकाउंट। बताओ, बैंक अकाउंट में यहाँ पे दो एंट्री मारेंगे हम नॉर्मली,
क्या दो एंट्री है सर? दो एंट्री, एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए और दूसरा अपना सेल एंड लीज बैक के लिए। पहले तो 3 लाख कमा रहे हैं बैंक टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, 3 लाख और 3 लाख। सेकंड मेरा क्या आएगा? सेकंड आएगा बैंक। अब यहां पे ना तुम एक गलती कर सकते हो यार। क्या? यहां पे डायरेक्टली 30 लाख लिखोगे, जो गलत है। 30 लाख नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए 27 लाख। क्यों? क्योंकि 30 लाख में से ऑलरेडी 3 लाख हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी में रिकॉग्नाइज कर लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा टू असेट। असेट में कितना में जा रहा? असेट मेरा 15 लाख का जा रहा है। अच्छा, हमने कंप्यूटेशन किया है क्या आरओयू का? अच्छा, आरओयू का कर लेते हैं अपन, डोंट वरी, आरओयू का हम कंप्यूटेशन कर लेंगे। टू असेट 15 लाख जा रहा है। टू लीज लाइबिलिटी, अब बताओ लीज लाइबिलिटी कितना है सर? हाउ मच इज माई लीज लाइबिलिटी? लीज लाइबिलिटी इज 11,94,000, राइट। मेरा लीज लाइबिलिटी है 11,94,000। तो लीज लाइबिलिटी के लिए आरओयू असेट भी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अब आरओयू कंप्यूट कैसे करेंगे सर? आज मैं बताता हूँ आरओयू कैसे कंप्यूट करेंगे। अब आरओयू तो प्रोपोर्शनेट टू माय सेलिंग प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट, विद दैट ये अपना लीज लाइबिलिटी करेंगे। तो मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना है? पहली बात, कैरिंग अमाउंट है सर 15 लाख का। नेक्स्ट थिंग, मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 27 लाख। अब बोलोगे सर 30 लाख है। 30 लाख नहीं है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज नॉट 30 लाख, 27 लाख। तो 3 लाख है ना, वो एडिशनली फाइनेंसिंग कंपोनेंट में मान लिया आपने। और यहाँ पे मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आ जाएगा 11,94,000, राइट। 11,94,000 तो कितना आएगा देखो? 15 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इनटू 11,94,000। तो यहाँ पे मेरा जो आरओयू है दिस इज अराउंड 663,333। तो यहाँ पे लिख दूं 663,333। तो जो भी डिफरेंस रहेगा दैट वुड बी माय प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा टू गेन, या मैं प्रॉफिट बोल दूं, कितना आएगा? 669,333। दिस इज द एंट्री दैट वुड बी पास्ड बाय द सेलर एंड लेसी। एकदम सिंपल है, कोई डाउट है? देखो ये वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें सोल्यूशन में बता दो तो सोल्यूशन में किया क्या है? पहले तो एडिशनल फाइनेंसिंग कंपोनेंट को सेपरेट किया है। सेकंड इन्होंने क्या किया? सेकंड इन्होंने किया है 14,94,000 का यहाँ पे अपना पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स किया है। उसमें से 3 लाख जो है वो एडिशनल फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। 11,94,000 वुड बी आर लीज लाइबिलिटी। ओके सर। फिर उसके बाद इन्होंने एनुअल लीज पेमेंट्स के बेसिस में बाइफरकेट किया है, जो मैंने किया ना लीज पेमेंट का बाइफरकेशन। 2 लाख में से मेरा बच्चा इतना पार्ट मेरा लीज लाइबिलिटी, इतना फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। तो 2 लाख में से 159,840 वुड बी माय लीज लाइबिलिटी, और बचा हुआ जो है 4160 वुड बी रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने देखो यहाँ पे आरओयू कंप्यूट किया। आरओयू कंप्यूट किया, आरओयू कंप्यूट करने के बाद उन्होंने रिलेटिंग प्रॉफिट भी कंप्यूट किया। देखो प्रॉफिट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कैश इतना आया, आरओयू इतना आया और प्रॉफिट इतना आया, बस सिंपल। तो मैंने जैसे किया ऐसा भी करोगे तो तुम्हें आराम से मार्क्स मिल जाएगा। वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। और शायद से मॉड्यूल ने ना दो अलग अलग नहीं किया, इन्होंने डायरेक्टली पूरा का पूरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी इधर ही लिया। देखो 14,94,000 ऐसा भी करोगे तो चलेगा, मैंने जैसा अलग अलग एंट्री किया वैसे भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है। ये मेरा हुआ इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड द लेसी। अब सर नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या पूछा है? बायर और लेसर, बायर और लेसर की बुक्स में क्या होगा? बायर के लिए तुम बताओ, असेट परचेस कर रहा है तो असेट परचेस कर रहा है तो असेट आ रहा है उसकी बुक्स में। सेकेंड थिंग इसका कैश जा रहा है, बट असेट कितने का आ रहा है वो क्वेश्चन है ना। असेट जो आएगा वो फेयर वैल्यू के बेसिस में करेगा। तो फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू वुड बी 27 लाख, और बचा हुआ जो 27 लाख, और ये पे कितना कर रहा है? 30 लाख। तो जो डिफरेंस है दैट वुड बी कंसिडर्ड या तो एडवांस या तो आउटस्टैंडिंग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? प्रीपेमेंट। मॉड्यूल क्या बोल रहा है इसको? मॉड्यूल बोलता है फाइनेंशियल असेट। या तो इसको फाइनेंशियल असेट बोलेंगे या फिर उसको बोल सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पे बायर और लेसर की बुक्स में अगर मैं बोलूं बायर ऑब्लिक लेसर,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको तो असेट मिलने वाला है। असेट कितने का मिलेगा? 27 लाख, राइट। ये कैश कितना पे कर रहा है? ये कैश पे कर रहा है ₹30 लाख का, राइट। तो यहाँ पे 30 लाख का, तो इसके लिए फाइनेंशियल एसेट है जो इन फ्यूचर इसको मिलने वाला है थ्रू लीज पेमेंट्स। जो लीज पेमेंट्स मिलेगा ना, उसके बेसिस में मिलने वाला है फाइनेंशियल एसेट, वो आएगा 3 लाख का। सिंपल है, बोलो सिंपल है कि नहीं? बस इतना ही बायर और लेसर करेगा और कुछ नहीं। उसके बाद वो क्या करेगा? वो रेंटल इनकम रिकग्नाइज करता रहेगा, ठीक है, क्लियर है। बायर लेसर क्या करेगा? असेट को रिकग्नाइज करेगा, जो पेमेंट आ रहा है वो देखेगा। 30 लाख पे कर रहा है, 27 लाख का असेट आ रहा है, तो 3 लाख का यहाँ पे फाइनेंशियल असेट हो जाएगा। तो आज तुम्हें अगर बता दूं मैं, तो एट द कमेंसमेंट डेट बायर लेसर क्या करेगा? बिल्डिंग आ जाएगा उसको 27 लाख, कैश जाएगा 30 लाख, तो बचा हुआ फाइनेंशियल असेट है दैट वुड बी 3 लाख। तो देखो 20 पेमेंट्स ऑफ 40 160 डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 12%। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे, आफ्टर द कमेंसमेंट डेट बायर लेसर अकाउंट्स फॉर द लीज बाय ट्रीटिंग 1,59,840, मतलब जो अपना लीज पेमेंट है फॉर एनुअल पेमेंट्स ऑफ 2 लाख एज अ लीज पेमेंट्स, ये अमाउंट है 1,59,840, ये लीज पेमेंट मानेंगे। और 40 ये जो है ना 40 160 इसको क्या मानेगा? फाइनेंशियल असेट को, ठीक है। The remaining 40 160 of annual payment received from the seller lessee as accounted as payments received to settle financial liability 3 lakh and interest revenue। ये सिंपल एक छोटा सा डिस्क्लोजर दिया। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड, तो सिंपल यहाँ पे होने वाला क्या है? सेलर है, लेसी है, सॉरी सेलर है, बायर है, इन लोग सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये पूरा जमेला में अपने को एक सिंपल सा चीज समझना है, अपना आरओयू प्रोपोर्शनेट कंप्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हम रिटेन कर रहे हैं असेट को, जो है ना पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम रिटेन कर रहे हैं सम पोर्शन। और ये रिटेंशन पार्ट वाला जो है ना, इसके बेसिस में अपना प्रॉफिट कंप्यूट होता है, विच इज अ रियल प्रॉफिट। वो रियल प्रॉफिट कंप्यूट करने हम प्रोपोर्शनेट आरओयू रिकॉग्नाइज करते हैं। आ जाओ देखो, मैंने बताया पीपी लिमिटेड है, चिंटू है, ये पूरा मैंने ऑलरेडी डायग्राम समझ दिया। इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड द सेलर, लेसी और सेलर की बुक्स में क्या होगा? केसेस इन द सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, जहां पे व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, पहला चीज यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, और उसके बाद व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू। ओके, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन, या इक्वल बोल सकते हैं, मोर नहीं इक्वल वाला। इक्वल वाले पार्ट में हमने सिंपल करा था, पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी कंप्यूट किया, अपना प्रोपोर्शनेट आरओयू कंप्यूट किया, उसके बेसिस में हमने एंट्री रिकॉग्नाइज कर। देखो बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड, आरओयू स्टेप नंबर 2 से, मतलब प्रोपोर्शनेट जो कंप्यूट किया वो आ गया, असेट कैरिंग अमाउंट में चला गया, लीज लायबिलिटी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, और जो भी डिफरेंस आएगा वो गेन ऑन सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन आ जाएगा। सेकंड केस है मेरा व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू। अब सेलिंग प्राइस जब ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम बाइफरकेट, सबसे पहले तो व्हेन सेलिंग प्राइस एक्सीड्स द फेयर वैल्यू देन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू फेयर वैल्यू, यानी क्या? सेल प्राइस को हम रिड्यूस करेंगे अप टू फेयर वैल्यू, एंड शैल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एक्सेस अमाउंट जो भी है, एक्सेस अमाउंट इन द सेंस जो सेलिंग प्राइस है एंड फेयर वैल्यू है, दैट दोनों डिफरेंस भी जो भी है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस लायबिलिटी। एडवांस लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी भी मान सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी भी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, ठीक है। पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी कंप्यूट का, पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी कंप्यूट करने के बाद उसको बाइफर्क करेंगे इन दी एडवांस लायबिलिटी एंड आरओयू असेट। तो सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा फेयर वैल्यू, अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना है, तो उसको बाइफर्केट कर लो। एक बार बाइफर्केट कर लिया तो उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें कंप्यूट करना पड़ेगा आरओयू असेट। ये आरओयू असेट कैसे कंप्यूट करेंगे? कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू करना है, याद रखना। फेयर वैल्यू इज द मेन कंसेप्ट इन दिस, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर पूरा आरओयू कंप्यूटर होता है। इनटू लीज लायबिलिटी करोगे, आरओयू असेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लीज लायबिलिटी जो भी कंप्यूट करेंगे ना, लीज लायबिलिटी दैट वुड बी आफ्टर डिडक्टिंग आवर फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट रहेगा, दिस वुड बी आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोन अमोर्टाइजेशन टेबल के लिए जो भी अपना आएगा, कौन सा लीज लायबिलिटी को दो इसमें, लीज लायबिलिटी इन द सेंस लीज पेमेंट जो भी है उसको दो इसमें बाइफरकेट करोगे, एक एडवांस लायबिलिटी के लिए एंड दूसरा लीज लायबिलिटी के लिए। उसके बाद अपना जर्नल एंट्री रिकॉग्नाइज करोगे, एक तो अमाउंट रिसीव्ड आ गया, फिर मेरा जो है ना सेल चला गया मेरा यहाँ पे, सॉरी सेल ऑफ द एसेट, ये यहाँ पे देखो, फिर लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लो, राइट। उसके बाद लॉस ऑन, सॉरी लॉस नहीं, आरओयू असेट रिकॉग्नाइज करोगे, एडवांस लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे, और उसके बाद जो भी लॉस है गेन है वो रिकॉग्नाइज करोगे। ये पूरा एक ही एंट्री में दिया, तुम बाइफरकेट भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे दो एंट्री किया है ना, देखो पहले तो तुम फाइनेंशियल लायबिलिटी का करो
और उसके बाद तुम सेल एंड लीज बैक करो, इजी हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, आ जाओ एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो देखते हैं। दैट वुड बी बेटर वन टू अंडरस्टैंड, या फिर मैं बोलूँ इजी होगा तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुड़ा केलर है बाबा। ये रहा अपना क्वेश्चन। ये आ गया था MTB अप्रैल 24 में, विच इज बेस्ड ऑन सेम अपना जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना वैसा ही है। तो देखो ये होमवर्क में अगर करना चाहो तो कर सकते हो। A लिमिटेड सेलर लेसर lessee sells a building of B limited to B limited buyer lessor for a cash of 60 lakhs immediately before the transaction. The building is carried at 30 lakhs. तो अपना सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट कितना है? 60 लाख। ओके सर, मेरा कॉस्ट कितना हुआ यानी कैरिंग अमाउंट विच इज 30 lakhs. At the same time, A Limited enter into a contract with B Limited for the right to use the building for 20 years. तो 20 years के लिए यूज करने के लिए with the annual payment of 4 lakhs payable at the end of each year. तो यहाँ पे मेरा जो लीज पेमेंट्स है वो कितना है बताओ? लीज पेमेंट्स है मेरा यहाँ पे 4 लाख। कितने साल के लिए करना पड़ेगा? 4 लाख करना पड़ेगा 20 साल के लिए, 20 years. ओके। The terms and conditions of the transaction are such that the transfer of the building A satisfies the requirement of determining whether the performance obligation is satisfied as per Ind AS 115 with the customer. The fair value of building at the sale or date of sale is 54 lakhs. Fair value कितना है? 54 lakhs. तो तुम बताओ सेलिंग प्राइस मेरा कितना है यार? 60 lakhs है। मेरा यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना है? 57 lakhs है, सॉरी 54 lakhs है। सिंपली ये क्वेश्चन में क्या किया पता है क्या? जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसी का डबल अमाउंट से कर दिया। 30 lakhs का 60 lakhs कर दिया, 15 lakhs का 30 lakhs कर दिया। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डबल अमाउंट है। तो यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी बताओ कितना आएगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी आएगा सर यहाँ पे 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं 6 लाख का आएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर देखोगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कोई भी इग्नोर करो, 12% इम्प्लिसिट रेट है, तुम्हें क्लासीफाई करना है जो है ना बी जो बायर लेसर है वो ने क्लासिफाई किया ऑपरेटिंग लीज, मतलब ये जो है ना ऑपरेटिंग लीज माना जा रहा है। हाउ शुड दिस ट्रांजैक्शन अकाउंटेड बाय ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड? तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बुक्स में कैसा करेंगे? एक तो सिंपल, सबसे पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेरा कंप्यूट हो गया, राइट। उसके बाद लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करना होगा। तो लीज लाइबिलिटी इन्होंने कंप्यूट किया होगा, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स इज 29,88,000। इसको दो इसमें बांटेंगे ना हम, ये तो कंप्यूटेशन वाला पार्ट है यार, ये मत समझो कि मैं समझाऊंगा, ये तो कंप्यूटेशन वाला पार्ट है ना। 4 लाख, ठीक है, 4 लाख 12% के रेट से 20 साल के लिए डिस्काउंट करो तो तुम्हें 29,88,000 मिलेगा। इसमें से 6 लाख तो मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो 6 लाख मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी चला गया, तो बचा हुआ वाला पार्ट कितना आएगा? 23,88,000 आएगा। ये वाला जो है ये वाला मेरा फाइनेंसिंग कंपोनेंट माना जाएगा, फाइनेंसिंग कंपोनेंट के लिए मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसको मान सकते हैं हम यहाँ पे लीज लाइबिलिटी। तो इसके बेसिस में अपना एनुअल पेमेंट जो है ना उसको भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। वो कैसा करेंगे सर? 4 लाख जो है वो मेरा लीज पेमेंट्स है, उसमें से 29 lakhs मतलब 6 लाख मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इनटू 4 lakhs डिवाइडेड बाय 29,880। मतलब क्या किया? मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जितना भी मेरा लीज ये आ रहा है कंपोनेंट आ रहा है पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स डिवाइडेड माय टोटल लीज पेमेंट्स, मतलब जो भी पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स है इनटू माय 4 lakhs। तो तू यहाँ पे देखोगे तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 29,88,000 इनटू 4 lakhs, तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा अराउंड 8321 वुड बी माई अमाउंट फॉर दी पेमेंट फॉर दी फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बचा हुआ जो भी है मेरा लीज लाइबिलिटी आ जाएगा। तो बचा कितना है मेरे यहाँ पे? 4 लाख। तो यहाँ पे 319678 वुड बी माई क्या बोलते हैं रिलेटिंग टू लीज लाइबिलिटी। यहाँ पे कंप्यूट किया देखो 8320 वुड बी माई जो अपना फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। 13,19,680 मतलब डिफरेंस 2 रुपए का है, सिर्फ 2 रुपए का डिफरेंस है, चल जाता है। तो इतना पार्ट जो मेरा लीज लाइबिलिटी रहेगा, ठीक है। और अपन आरओयू को भी तो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो आरओयू कैसे कंप्यूट करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री कहाँ पे करेंगे बताओ? यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज करके यहाँ पे करता हूँ। तो बैंक अकाउंट में मेरा 60 लाख आ रहा है क्या?
60 लाख नहीं आएगा। पहले तो तुम्हें फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर लो, इजी हो जाएगा, मतलब तुम्हें क्लियर रहेगा। तो बैंक अकाउंट आ जाएगा 6 लाख, टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी कर लो 6 लाख, ये रिकग्नाइज कर लिया। तो बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा जो 54 लाख है, मतलब समझा नहीं, 6 लाख जो है वो मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया, 60 लाख मेरा बैंक में मिलने वाला था, 60 लाख माइनस 6 लाख करोगे तो 54 लाख आएगा। तो असेट जाएगा, राइट, असेट मेरा कितना है, 30 लाख का जाएगा। मेरे पास लीज लाइबिलिटी है क्या, यस सर लीज लाइबिलिटी है। कितना है लीज लाइबिलिटी, 2388,000, राइट, ये वाला पार्ट जो बाइफरकेटेड है 6 लाख को छोड़ के। अब फिर आएगा आरओयू, आरओयू कितना आएगा बोलो सर, आरओयू आ जाएगा, आरओयू मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट है 30 लाख, सॉरी कैरिंग अमाउंट कितना है 30 लाख, 30 लाख है ना कैरिंग अमाउंट, यस 30 लाख है, डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट के बाद अपना सेलिंग प्राइस आएगा। क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस 54 लाख रहेगा, यस सर 54। क्या यहाँ पे 60 लाख होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 लाख वुड बी कंसिडर्ड एज माय फाइनेंशियल लायबिलिटी। और मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आएगा 2388,000, तो तुम कंप्यूट कर लो जो भी आएगा मेरा, दैट वुड बी माय आरओयू एसेट, 30 लाख डिवाइडेड बाय 54 लाख इनटू 2388, जो 13,26667 रहेगा, और जो भी डिफरेंस रहेगा दैट वुड बी गेन, जो डिफरेंस है वो गेन है। तो 54 लाख प्लस 13,26667 माइनस 30 लाख माइनस 30 लाख माइनस 2388,000, ये मेरा गेन रहेगा 13,38667। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, जो अभी सॉल्व किया ना हमने उसका डबल ही है सब कुछ। तो अगर यहाँ पे देखोगे जर्नल एंट्री कहाँ पर है अपना, ये रहा, कैश में ये 54 लाख समझ लो। अगर तुम प्रॉफिट और आरओयू को कंप्यूट करो, आरओयू मेरा मेरा राइट आरओयू कितना आया 13,26667, तो मेरा इतना आया 13,26667, और मेरा यहाँ पे गेन आ गया 13,38667, यहाँ पे आ गया देखो 13,38667, बस इतना ही है, सिंपल, एक बार सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमने क्या किया सर, सेल एंड लीज बैक राइट्स के रिलेटेड बात की है। सेल एंड लीज बैक में हमने पहले वाला केस देखा था फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, एंड दूसरा वाला केस देखा यहाँ पे जहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस इज मोर देन माय फेयर वैल्यू। अब बचता है एक और केस जहाँ पे वेयर माय सेलिंग प्राइस इज नॉट इक्वल टू बट लेस देन माय फेयर वैल्यू, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। अब जब सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं अप टू फेयर। हम समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस समझो ₹25 लाख है, और मेरा फेयर वैल्यू जो है ये है 27 लाख। तो मेरा पूरा का पूरा कंप्यूटेशन जो है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे है ना, यही मानेंगे, फेयर वैल्यू के बेसिस में ही कंप्यूट करेंगे। जैसे बोला था सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में, मेरा फेयर वैल्यू के बेसिस में ही मेरा आरओयू कंप्यूट होगा। जो डिफरेंस है फिर सर, ये डिफरेंस को हम क्या करेंगे, डिफरेंस को क्या करेंगे, ये 2 लाख जो है दैट 2 lakhs वुड बी कंसिडर्ड एज प्री पेमेंट। इसको क्या सोचेंगे, प्री पेमेंट, उसको प्री पेमेंट समझेंगे और उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। तो इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर, आज वो समझते हैं अपन आराम से, जो क्वेश्चन किया था ना हमने उसी के बेसिस में एक बार आराम से समझ लेते हैं। पहले चीज मैंने क्या बोला था, मेरा कंप्यूटेशन पूरा का पूरा फेयर वैल्यू में होगा। तो यहाँ पे व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर, मतलब व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो लिखूं मैं यहाँ पे व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, देन द कंप्यूटेशन जो भी होगा ना वुड बी बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ओनली, एंड द गैप, जो गैप है ऑब्लिक में डिफरेंस बोल दो, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू,
वुड बी प्रीपेमेंट। अब प्रीपेमेंट इन द सेंस एडवांस में पेमेंट कर दिया, पहले ही पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो पहले ही पेमेंट कर दिया, अब बचा हुआ पेमेंट कर रहा है, ऐसा हम अजम्पशन लेंगे। यहां पे लेते हैं लेट सपोज इन द अबाव क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 24 लैक्स। यहाँ पे 24 लाख समझ लो, सेलिंग प्राइस 24 लाख है। मेरा फेयर वैल्यू कितना है सर? फेयर वैल्यू है मेरा यहाँ पे 27 लैक्स, और बाकी के सारे चीज सेम है, बाकी के सारे चीज सेम है, सिर्फ सेलिंग प्राइस को चेंज करा मैंने। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, कितना है डिफरेंस? जो भी डिफरेंस आएगा, कितना है डिफरेंस? समझो 3 लाख है ना, 3 लाख का डिफरेंस है ना, ये 3 लाख को क्या मानेंगे हम? प्रीपेमेंट मानेंगे, एंड ये प्रीपेमेंट को अपना लीज लाइबिलिटी में, मतलब पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स करेंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अपना पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स आया था, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स कितना आया था? पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स 14,94,000 आया था ना। यहाँ पे तुम अगर देखोगे ना, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स किधर गया, ये रहा अपना पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, तो 14,94,000 आया था। इसमें तुम प्रीपेमेंट ऐड कर दोगे, कितना ऐड करना है? रुपीज 3 लाख, रुपीज 3 लाख ऐड करोगे तो ओवरऑल मेरा लीज लाइबिलिटी अभी कितना हुआ? ओवरऑल लीज लाइबिलिटी मेरा यहाँ पे 17,94,000 हो गया। समझा नहीं सर? नहीं समझा ना, तो फिर से समझाता हूँ, सुनो। तो हो क्या रहा है यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है इज लेस देन माय फेयर वैल्यू। अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन माय फेयर वैल्यू, तो उसके इसमें हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस के पहले ही कुछ पेमेंट मिला है, किसको? यहाँ पे बायर लेसर को, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं सेलर और लेसी ने पे ऑलरेडी किया है, पहले ही पे करके रखा है, कितना? 3 लाख, राइट, विच इज डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम इंक्लूड कर लेंगे इन दी पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी, ठीक है, इन दी पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी। अब मेरा यहाँ पे रिकग्निशन कैसा होगा सर फिर? तो बैंक अकाउंट में देखो, बैंक अकाउंट में आएगा कितना? पहली बात वो है, बैंक अकाउंट में सर आएगा मेरा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा 24 लाख था, तो 24 लाख आएगा, ठीक है जी। मेरा यहाँ पे प्री पेमेंट आया, एडवांस में जो पेमेंट किया था, तो एडवांस भी लिख लेंगे अपन, जो मेरा 3 लाख है। क्या सर मेरा असेट चला जाएगा? यस सर, मेरा असेट चला जाएगा। एसेट कितना क्या है? असेट है सर मेरा यहाँ पे और कुछ 15 लाख का था, राइट, असेट मेरा 15 लाख का था। क्या सर मेरे पास यहाँ पे लीज लाइबिलिटी है क्या? यस सर, मेरा लीज लाइबिलिटी है। कितना है मेरा लीज लाइबिलिटी? लीज लाइबिलिटी अब ये है 17,94,000। ध्यान रखो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर तुम्हें एग्जाम में देखो, मॉड्यूल में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है, मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तो यही मैंने अजम्पशन लेके किया है। कुछ जो 3 लाख है वो मेरा प्रीपेमेंट है, तो यहाँ पे मेरा लीज लाइबिलिटी इतना होगा, तो लीज लाइबिलिटी इतना होगा। जो डिफरेंस है, अभी आरओयू भी कंप्यूट तो करना पड़ेगा ना, तो आरओयू अकाउंट डेबिट, आरओयू कितना कंप्यूट करेंगे? सेम अपना जैसा कंप्यूट करते हैं वैसे ही। मेरा जो 15 लाख का मेरा कैरिंग अमाउंट है, सेलिंग प्राइस कितना है? 27 लाख, सेलिंग प्राइस तो 24 लाख है सर, 24 लाख को कंसिडर नहीं करेंगे, कंप्यूटेशन के लिए फेयर वैल्यू यूज करेंगे। इनटू माय लीज लायबिलिटी 17,94,000, कितना है? 17,94,000 के बेसिस में कंप्यूट करो, 15 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इनटू 1794, तो ये आ जाएगा मेरा लीज लायबिलिटी अराउंड 996667। जो भी डिफरेंस रहेगा दैट वुड बी कंसिडर एज माय प्रॉफिट। 24 लाख प्लस 3 लाख 996667 माइनस 15 लाख कर लो, माइनस 17,94,000, तो गेन आ जाएगा मेरा यहाँ पे, टू गेन ऑन सेल एंड लीज बैक कितना है? 4,02,667। दिस वुड बी दी कमेंसमेंट डेट का एंट्री। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दिस मेरा लीज लायबिलिटी इतना है ना, तो मेरा एलएटी बनेगा। एलएटी इन द सेंस मेरा ये अपना लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, जो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल 17,94,000 के बेसिस से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा और उसके बेसिस में चलता रहेगा। सिंपल है एकदम। व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू, राइट। हमने 3 केस देखा। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला केस था, इंपॉर्टेंट इन द सेंस पूरा ही पूरा इंपॉर्टेंट है। पहले वाला व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, जिसका हमने एग्जांपल लेके किया था, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हमें कंप्यूट करना है आरओयू असेट। सेकंड केस में हमने देखा व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन माय फेयर वैल्यू,
तो इसमें हम क्या समझते हैं, इस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो एडिशनल पार्ट है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैसा रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसके बेसिस में हमें आरओयू कैसे कंप्यूट करना चाहिए वो सीखा हमने। तो यहाँ पे हर एक चीज में फेयर वैल्यू ही लेंगे फाइल कंप्यूटेशन ऑफ आरओयू, प्रोपोर्शनेट आरओयू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग थर्ड में हमने देखा व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो उस केस में हम देखते हैं, हम जो एडिशनल जो पार्ट है जितना भी अपना ये है उसको प्रीपेमेंट मान लेते हैं, उसको लीज लायबिलिटी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो मेरा लीज लायबिलिटी होगा, उसके बेसिस में मेरा सेल ऑन गेन रिकॉग्नाइज होगा। देखो तुम किसी और फैकल्टी का देखोगे, ये कंप्यूटेशन वाला जो प्रॉफिट है वो भी कंप्यूटेशन वाला पार्ट देखोगे, बताएंगे कि कंप्यूटेशन वाला पार्ट कैसा करना है, गेन है प्रॉफिट कैसा कंप्यूट करना है। तो मैंने भी ऑलरेडी बताया, बट तुम्हारे लिए इजी होगा उसके लिए मैंने बोला कि डायरेक्टली तुम बैलेंसिंग फिगर लोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ गया मेरा, हाँ यहाँ पे बताया था, ट्रांसफर कितना कर रहा हूँ 5 लाख का, राइट, नहीं सॉरी, मेरा प्रॉफिट 5 लाख है, मेरा कैरिंग अमाउंट है 1 लाख और 4 लाख मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट का कंप्यूटेशन आया 2 लाख। तो सिमिलर वे में तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, सेम फॉर्मूला तुम हर एक क्वेश्चन में लगाओगे, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा, या बैलेंस फिगर तुम गेन कंसिडर कर सकते हो। तो क्यों कर रहे हैं हम प्रोपोर्शनेट आरओयू कंप्यूट कर रहे हैं, टू कंप्यूट द रियल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अपना 116 में सिर्फ 2 कंसेप्ट बचा है, एक ट्रांजिशन प्रोविजन विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये जो है ना अभी रिलेवेंट नहीं है यार। क्यों, क्योंकि अब तो क्या हुआ है, अब पूरा का पूरा जो कंपनीज है वो कंपनीज तो नॉर्मली 116 फॉलो कर रहा है। ये तब इंपॉर्टेंट था जब इंडेस 70 से इंडेस 116 में आया था, जब ट्रांजिशन हो रहा था ना 17 से 116, तब ये इंपॉर्टेंट था। अभी तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनी इज यूजिंग 116, तो 116 यूज कर रहे हैं, तो हम उसके रिलेटेड अगर कुछ पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन प्रोविजन कैसा हो रहा है, तो दैट वुड नॉट बी दैट रिलेवेंट अभी रियल वर्ल्ड में, बट हम फिर भी उसको अच्छे से समझेंगे। ट्रांजिशन प्रोविजन है जिसमें वी विल स्टडी अबाउट फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, और उसके बाद हम देखेंगे मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है जहां पे अपना लीज लायबिलिटी फॉरेन करेंसी में कंप्यूट हो रहा है। ये दोनों करने के बाद आर लीज लायबिलिटीज खत्म, बस सिंपल, सॉरी लीज वाला जो लेजेस वाला इंडिया से वो खत्म, बस एक छोटे मोटे जो 1-2 क्वेश्चन होएगा जो आरटीपी एमटीपी का है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture. Have a nice day. Bye bye.